हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में बात करेंगे धीमान विजय मानकर सर से देश और दुनिया में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में। अभी जो मोदी गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज है या संसद में जो भी सत्र चला उसके ऊपर बात करेंगे, या फिर जो एट्रोसिटीज की घटनाएं देश में काफी बढ़ रही उसके ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे, वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सर का जो इन्वेंशन है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसके लिए आपके तरफ से फील्ड से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना चाहिए। जितने ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आएंगे उतना ज्यादा ये इंटरव्यू आपको सर का जो नॉलेज है, जो बात है वो सुनने को मिलेगी। इसलिए आप लोग जो है अपने जो क्वेश्चन है कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए और अच्छे इंटेलेक्चुअल सवाल पूछिए। ये फेसबुक लाइव जो प्रोग्राम है अभी हम जो हमारा फेसबुक पेज है धीमान विजय मानकर, ये इस फेसबुक पेज से लाइव कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में आप उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फेसबुक लाइव को माध्यम से जुड़ सके, अपने सवालों के जवाब पा सके। तो हम इस कार्यक्रम में वेलकम करते हैं धीमान विजय मानकर सर का। सर, फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कोरोना में आप अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं और काफ़ी कुछ जो है दूसरे वीडियोस जो है वो आते रहे। बीच बीच में जो है काफ़ी इंटरव्यूज़ हुई, काफ़ी वीडियोस हुए। फिर अभी कुछ चुनाव में जो है वो हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए। तो बिहार में चुनाव चल रहा है, साथ में जो बाई इलेक्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, तो और तेलंगाना में भी है। लेकिन तेलंगाना में काफ़ी साइक्लोनिक रेंज पिछले 4-5 दिनों से आ रही है। तो यहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर भी API कंटेस्ट कर रही है। तो इन चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा जो है वो बिज़ी रहे और उम्मीद करते हैं कि इस बीच में आप लोग जो है वो अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग जुड़ गए हैं। और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स इस बीच में देश में और दुनिया में हुए हैं, तो उनके ऊपर में हम बात करेंगे। जितने ज़्यादा आप लोगों के अच्छे सवाल आएंगे तो उतने ज़्यादा जो है वो अच्छा जो है हम लोग जो है वो इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो अच्छे सवाल जो है वो टाइप करें कमेंट्स में, ताकि जो है अतुल जी जो मेरे साथ में हैं, तो अतुल जी जो है वो सवालों को आपके पढ़कर जो है वो मुझसे जो है वो सवाल, आपके जो सवाल हैं जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप मुझे देंगे। People who are from South India or from abroad who want to, ask certain questions and who are live with me now, they can type their questions in the comments, and that would be quite fruitful. Some good questions, and we can answer precisely and can understand that how we can solve the various situations of the country, what sort of policies are required. How Ambedkarite Party of India is doing across the country. What do we plan to do in the near future, and all those things. You can ask in English too. People who are from South India and abroad, I would welcome you, and you can freely inquire into English also. तो जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी में अपने कमेंट्स टाइप करें, जो इंग्लिश जानते हैं वो लोग इंग्लिश में जो है वो कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा जो है वो पर्सपेक्टिव बिल्डअप होगा। तो अतुल जी, आपके पास अगर कुछ सवाल आए हैं तो आप बिगिन कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास कोई ऐसा सवाल नहीं आया जो सर मैं आपको पूछ सकूं, क्योंकि अभी फील्ड से लोग जुड़े हैं। फिलहाल अभी अपने पास 63 लोग जुड़े हैं और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, वो अपना वेल विशेस दे रहे हैं आपको। तो सर अगर इस पिछले बार 56,000 क्रॉस किया था। जी सर, अभी हो जाएगा धीरे धीरे, या प्लीज। तो मैं हमारे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका सवाल ले सकूं। फिर भी सर अभी जो इस तरह से अभी जो माहौल है देश के अंदर में, अभी बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है और भी कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, तो इस सारे चुनाव में API खुद को कहाँ पाती है? देखिए, बिहार में तो हमारे लिए एक इंट्रोडक्टरी जो है वो इलेक्शन है। और ऐसा मान लीजिए कि पिछले लोकसभा में 2 सीटें बिहार में लोकसभा की थी, और इस बार जो है हम MLA के इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किए, पर कोरोना बंदी की वजह से जितना हमको कवर करना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, और उसके वजह से एक इंट्रोडक्शन बिहार में API का होगा। और LJP सेक्युलर, लोक जनशक्ति पार्टी सेक्युलर,
धर्मनिरपेक्ष डॉक्टर सत्यानंद जी इसके अध्यक्ष है, और इनके साथ हमारा अलायंस है बिहार में। दूसरा राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष धीमान अनिल पासी जी, इनके साथ में जो है हमारा अलायंस है। पासी जी की पार्टी राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी है, वे उसके अध्यक्ष है, और डॉक्टर सत्यानंद जो है वो एलजेपी सेक्युलर के जो है वो अध्यक्ष है। तो ये दो पार्टियों के साथ एपीआई का अलायंस जो है वो बिहार में है। और जो लिमिटेड अलायंस की बात मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था, तो वो लिमिटेड अलायंस की जो बात है उसको अभी हमने शुरू किया है, और हर राज्यों में और राष्ट्रीय लेवल पर लिमिटेड अलायंस को लेकर जो है एपीआई आगे बढ़ेगी। उसकी शुरुआत हमने बिहार से की है। इसके साथ मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीटों पर, उसमें भी जो है वो नॉमिनेशंस जो है वो हुए हैं, और कल का आखिरी दिन है तो और भी नॉमिनेशंस होंगे, तो कल ज़्यादा अच्छा क्लियर पिक्चर आएगा। और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में एक सीट पर जो है वो बाई इलेक्शन है मारवाही में, और दुमका में भी जो है वो एपीआई कॉन्टेस्ट कर रही है झारखंड के अंदर में। तेलंगाना में दुबक सीट पर भी हम नॉमिनेशन कर रहे थे, लेकिन अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ है तेलंगाना में, तो इसलिए उसके विषय में थोड़ा बोलना ठीक उचित नहीं होगा। अदरवाइज़ तेलंगाना में भी हमारा एक जो है वो कैंडिडेट होता था। तो इस लिहाज से बाई इलेक्शंस और बिहार के इलेक्शंस, इसको पूरा जो है वो 4-5 राज्यों में एपीआई कॉन्टेस्ट कर रही है। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि एपीआई जो है वो अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, और 20 राज्यों में जो है हमारा जो है वो फैलाव है, तो धीरे धीरे नज़र आने लगा है लोगों को अभी। सर, अभी चुनाव का माहौल है, आप एपीआई भी कंटेस्ट कर रही है। हमारे दर्शक भी काफी लोग जुड़े हैं। चंद्रकांत सोनटक्के जी है, राजेंद्र गजबिये जी है, गोपीचंद डोंगरे सर है, महेश उइके जी है, ओम बारकाडे जी है, विजय मस्कोले जी है, और काफी साथी लोग जुड़े हैं। मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगा। प्लीज वेलकम, आइए और शेयर भी कीजिए साथ साथ में। आपका स्वागत है। आप सवाल भी टाइप कीजिए। सर, अभी चुनाव के माहौल में ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों ने जो अभी इतनी सारी पार्टियां कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, तो लोगों ने पार्टियों का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए? नहीं, एक तो पहली बात उस लीडर और पार्टी को देखना चाहिए कि किस लीडर को क्या आता है और किस पार्टी की पॉलिसी क्या है, इसको देखने की जरूरत है। देखिए, केवल सत्ता परिवर्तन हो जाने से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। देश में व्यवस्था परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक नीतिगत परिवर्तन नहीं आएगा, और जब तक नीतिगत परिवर्तन नहीं आएगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। तंत्र में जाति धर्मों को ना देखते हुए, चेहरों को ना देखते हुए, ये देखना चाहिए कि किस लीडर को क्या आता है, और वो उनको सही में देश में बदलाव लाना है, उनको इलेक्शन लड़के आगे जाना चाहिए। ये जो है, जो लोग नॉन सीरियस है, मोस्टली जो लोग है इलेक्शन लड़ते वो नॉन सीरियस होते हैं, उनका जो है वो स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का और पॉलिसीज़ का बड़ा कमज़ोर होता है, और उनको लगता है सिर्फ मैं एमएलएमपी बन जाऊँ। या बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी में तो केवल चलो मैं एक अध्यक्ष रह जाऊँगा, एक जो है सचिव रह जाऊँगा, मैं एक ज़िले में कुछ रह जाऊँगा, स्टेट में रह जाऊँगा, इसके लिए भी बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं, पर इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। पॉलिटिक्स को सीरियसली कंडक्ट करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज़ जो एपीआई ने जैसे डिक्लेयर किया, वेरियस पॉलिसीज़ पूरे इंडिया की और वर्ल्ड लेवल की। कॉस्मो ह्यूमनिज्म का आधार होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को सीरियसली समझकर अगर ये काम करेंगे तो जल्दी बदलाव आएगा देश में, अन्यथा नहीं आएगा। सर, हमारे साथ कर्नाटक से शिव रुद्रा कांबले जी जुड़े हैं। उनका सवाल है, व्हाट इज अल्टीमेट सॉल्यूशन नाउअडेज टू स्टॉप all kinds of discrimination, especially girls, women's related? See, if we are speaking about, you see, ending the discrimination, you see, then two aspects we have to understand. One is related purely to the constitution and law, and second is related to the changes in the you see, society. Those they are called the societal and the attitudinal changes. First, I would enlist, you see, for you see, abolishing the gender discrimination, because you have spoken particularly about women and girls, then you are speaking about gender discrimination. So I feel that, you see, first of all, in the constitution, what is the essence of the CEDAW? That is called the Convention of Elimination of Discrimination Against Women. That should be incorporated in the Constitution of India. If I can enlist, you see, some of the things, we are required to, you see, give reservation to women in the parliament and legislative assemblies, 33% reservation. That is one aspect that we should, you see, give to the women. That is very, very essential. Second, you see, there can be, you see, representation or diversity in judiciary for women. Third, you see, there can be representation or diversity in the services for the women. Then every policy of the government of India and the state government should be gender specific.
That means any policy, suppose if there is an agricultural policy, or if there is a labor policy, suppose there is a labor policy in the private sector, then there should be an affirmative action for women. Including, you see, if there is an education policy, then the school should take, you see, the requirements of the girls, particularly, you see, toilets and the facilities which are related with the girls. The working, you see, stations, the workstations or the work offices should, you see, take, you see, requirements of the women, just like, you see, the crèches and the other facilities for children of the women. So many policies are required to be, you see, incorporated. So I've just enlisted a few of the, you see, policies. And apart from this, you see, there should be an attitudinal change in the society that, you see, men and women, they are both, you see, the creation of the nature. They are equal in the nature. And therefore, you see, we should possess this attitude in ourselves and, you see, treat women and girls like that, both men and women. Girls and women should also, you see, think that, you see, they are equal to men because they are the part of nature, and the men folk should also take this into cognizance. When there would be a change in the constitution and human rights and law and policies and institutions and the societal change, then you see the gender discrimination can be removed. आपको लगता नहीं इसकी हाइट ज़्यादा हो गई क्योंकि मेरी आई साइट के ऊपर हो गया इसकी हाइट थोड़ी नीचे बिल्कुल 2-4 इंच कम करनी इसी कड़ी में काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं अभिजीत गायकवाड़ जी सर से कहना चाहूंगा कि ईवीएम के ऊपर सर ने इसके पहले भी काफी डिटेल में गाइड बहुत बार बोला है ईवीएम के विषय में अभी वो सवाल के ऊपर करेंगे नहीं अभी ईवीएम के ऊपर बहुत बता चुका हूं मैं और 10 बिल दे चुका हूं पूरे चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए ईवीएम के अलावा तो जब वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होके आएंगे प्राइवेट मेंबर बिल करके फिर बात करेंगे इस पे बोलिए सर नेक्स्ट सवाल है कुशल मौर्य जी का एज यू नो द हायर इकोनॉमिक क्लास influence politics and economic policies to keep middle class and poor people poor for cheap labor and other benefits. So what kind of economics model, economic class, middle class and poor? Now the question you are asking about economic policies about for the poor and the middle classes, I feel, including the laboring classes and all those things. You see, I've been speaking on this a lot, and you see the Indian economy requires, you see, major changes along with the educational policy. See, we are required to bring, you see, 4 fundamental reforms in India, 4 comprehensive reforms in India. I would just enlist them. Comprehensive electoral reforms, comprehensive judicial reforms, comprehensive economic reforms, and comprehensive educational reforms. These 4 fundamental reforms are to be brought in India if at all, you see, we want to change India and you solve, you see, major problems. Now, you see, speaking about economics and education, you see, jointly, I would say, because electoral reforms and judicial reforms require, you see, special attention, and it has to be discussed differently, separately. But you see, if I speak purely about the economic reforms and the educational reforms, you see, if we study the McKinsey report and you see the various reports of economics, India requires to generate, you see, 90 lakh jobs. 90 lakh jobs per, you see, annum. Considering the working age population growth in India, because you see the major population is young population, the working age population in India is from 15 to 64. Every year around, you see, 1.60 crore, you see, people, 1 crore 60 lakh people are, you see, entering into the working age population. Out of that, you see, many young boys go for, you see, further higher education and other, you see, academic purposes. But at least 90 lakh jobs are required in India every year. And from 2023 onwards, you see, we are required to, you see, generate 1 crore 20 lakh jobs. For this, India should grow at the rate of 8 to 8.5% of the GDP per annum. That is the data that we should always remember. That every year we are required to grow at the rate of 8.85% GDP growth rate. And generate 90 lakh jobs till 2023 and 1 crore 20 lakh jobs from 2023 onwards. I'm quoting the McKinsey report and you see Cambridge Econometrics. Now, if you see the growth model of India, it is not, you see, labor intensive and you see it is not specifically what is it called knowledge and innovation driven economy.
Because today's growth will come not only by the workforce or not because you are having much capital. It would come if you are having the knowledge and you see talents, the skills and the technology for the growth. Suppose America and China, if they are having much amount, if they are having huge capital, but if they don't have, you see, the knowledge and skills and technology, they cannot sustain a higher growth rate. So India, looking at the skill position and the talent position, we are having a higher education percentage of 26% only as of date now. And you see the skilled population of India, the skilled working age population of India, or skilled workforce that is said specifically, is only around 5 to 7%. But if you see South Korea, it is 96% of the skilled population. Japan, almost all 80% of workforce is skilled. USA, UK, all 64, 68 and 70% and above. China and all those countries. So we are required to, you see, give our education based on science. First and foremost thing. Unless we base our education on science and technology and all other things of human rights and constitution and all other knowledges of the social sciences and humanities. But basically, it should be based on science and technology and the rights, the human rights. That is what simply I can say science and humanism. Unless we base our education policy on that, we will not be able to, you see, generate this talent and these skills, and we will not be able to grow at the rate of 8 or 8.5%. Until such point of time, the problem of the poor and the middle classes and the laboring classes and the farmers would remain in India. So we are required to change the complete economic model and the educational model of India, which the BJP government is oblivious about. And I feel that it requires a special policy attention of cosmo-humanism in India. सर प्रसन्नजीत मौर्य जी का सवाल है कि देश में काफी लॉज बनते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर ढंग से होता नहीं है। तो इसके लिए क्या वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट का कुछ सुधार करने की जरूरत है? वो बहुत गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं कि गुड फेथ, हर लॉ में इंडिया में एक चीज होती है कि अगर किसी अधिकारी ने गुड फेथ में काम किया तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगी। और इसमें हर अधिकारी जो है सेक्रेटरी लेवल तक जो है नीचे के क्लरिकल लेवल से बच जाता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी। तो एक सिटीजन्स जो है वो लॉ होना चाहिए कि भाई आपको इतने दिनों में ये जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो करना है। अगर नहीं करना, एक्सटेंशन हो रहा है तो उसका जेन्युइन रीजन देना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी नहीं कर रहे तो कॉम्पनसेशन जो है उस सिटीजन को दिया जाना चाहिए। वो कॉम्पनसेशन जैसे आरटीआई एक्ट में होता है कि उस अधिकारी के सैलरी से रिकवर होता है, वो किया जाना चाहिए। तब जाके जो है जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, वो ठीक होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो डिलीवरी सिस्टम है, जैसे अभी ICT आए हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, उसको ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, वो जंगलों तक भी पहुंचाया जा सकता है। तीसरा जो है वो रिकॉर्ड और ये सारा जो फाइलिंग सिस्टम है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और जो यूनिट है, जो गांव का यूनिट है, ब्लॉक का यूनिट है, उसको और सब डिवाइड करके और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है, जो मैं कहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, उसमें जो एक गवर्नमेंट माइनॉरिटी वोट से जीत के आ जाती है, फिर वो प्रधानमंत्री या वो मुख्यमंत्री या वो मंत्री, चाहे वो संविधान और कानून के अनुसार कार्य ना भी करे, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। तो मैंने जो ह्यूमन राइट्स के बिल दिए हैं या बाकी जो बिल्स पार्लियामेंट को दिए हैं, उसमें ये प्रोविजन रखा है कि भाई देयर शुड बी प्रोविजन कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का मेजर वायलेशन कोई मिनिस्टर कर रहा है या कोई प्राइम मिनिस्टर भी कर रहा हो या चीफ मिनिस्टर भी कर रहा हो, तो इंडिविजुअली उसको रिमूव करने का प्रोसेस होना चाहिए। और वो प्रोसेस जो है, एक हाउस की कमेटी बने पार्लियामेंट का, अगर वो प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर है तो लोकसभा राज्यसभा की मिलीजुली कमेटी हो सकती है। अगर असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसकी कमेटी हो सकती है। वो इन्वेस्टिगेट करे, वो मिनिस्टर या वो जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को मौका दे बोलने का कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन उन्होंने किया या नहीं किया, लॉ का वायलेशन किया या नहीं किया। और उसके बाद वो कमेटी का फाइंडिंग आए, कमेटी का फाइंडिंग आकर फिर जो है वो पूरे हाउस जो है, बोथ हाउसेज जो है उस पर वोट करे। और अगर वो वोट करके जो है रिमूव होते हैं तो उनको वो है रिमूव करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन गवर्नमेंट उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो पार्टी की गवर्नमेंट है वो दूसरे लीडर को जो है वो चुन सकती है। तो ये अकाउंटेबिलिटी का, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन भी जो है वो लाने की जरूरत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जब तक ये दो बदलाव ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर नहीं होंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज
जो है वो हरदम जो है इसमें दिक्कत रहेगी। काफी लोग जय भीम ही कर रहे हैं, जय आदिवासी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल पूछे। सर का जो इन्वेंशन है कॉस्मो ह्यूमनिज्म, उसके ऊपर आपके फील्ड से कोई अच्छा सवाल आए ताकि उसमें उस सब्जेक्ट पे सर डिटेल में आपसे बात कर सके। सर अभी ये देखने को मिल रहा है कि मोदी जी का ये देखने को मिल रहा है कि मैं बहुत बड़े कड़े निर्णय ले सकता हूँ। ये दिखाने के चक्कर में उन्होंने नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन जैसे गलत निर्णय लेने से देश की अर्थव्यवस्था और बाकी सारी चीजों को एकदम निस्तानाबूद करने की तरफ ले गए। तो इसके तरफ आप कैसे देखते हैं? नहीं, अगर इतना कड़ा निर्णय लेते हो तो चाइना के साथ क्या हो गया फिर? चाइना के साथ क्यों नहीं कड़ा निर्णय लिया? अगर कड़ा निर्णय लेना था तो चाइना के साथ में एक सर्जिकल स्ट्राइक करना था, तब ध्यान में आता था कड़े निर्णय। देखिए, ये आरएसएस के शाखा वाले जो भोंदू लोग हैं, काली टोपी वाले, उनकी समस्या है। इनको साइंस तो मालूम नहीं है, इनको बाकी जो है ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स मालूम नहीं है। तो ये जो डिसीजन ले केवल लाठी लेके कसरत करने की इनको आदत है, तो इसलिए लगता है हर काम डंडे से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। कड़ा निर्णय लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेलिजेंट निर्णय होना चाहिए, साइंटिफिक निर्णय होना चाहिए, प्रैग्मेटिक निर्णय होना चाहिए और मानवता की दृष्टि से कल्याणकारी निर्णय होना चाहिए। तब वो निर्णय सरकारों का जो है वो बदलाव लाता है लोगों के जीवन में। केवल कड़े निर्णयों से जो है वो बदलाव नहीं आता। हाँ, ये सब होते हुए अगर कहीं कड़ा निर्णय लेने की जरूरत हो तो वो रहे उसके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी इज अनफिट टू गवर्न इंडिया। मेरा तो क्लियर व्यू है कि ये भोंदू प्राइम मिनिस्टर है, इसको ये सारा चीजें नहीं आती है और इसलिए वो भारत को जो है वो अनफिट है गवर्न करने के लिए और बदलाव लाने के लिए। अब ये बात और है, मीडिया मैनेजमेंट करके, पैसों का मैनेजमेंट करके जो है और लोगों को डरा धमका के जो है वो रूलिंग में आ जाते हैं, लेकिन ये इससे भारत बदलेगा नहीं। अच्छा सर, आपके फेसबुक पेज पे काफी सारी पोस्ट आती है, नए नए रिसर्च हमको उसमें देखने को मिलते हैं। उसमें एक ये मिला था कि शून्य की खोज भारत में मान्यता है कि आर्यभट्ट ने किया है, लेकिन आपने कोई और सभ्यता का रेफरेंस देके कहा था कि ये नहीं है। वैसे ही अभी एक सवाल हमारे साथियों ने पूछा है, उनका कहना है कि सर आप रिजर्वेशन को लेकर आपने उसको करेक्ट किया है हम लोगों को, तो ये सर आप कैसे कर पाते हैं? इसके कुछ डिटेल बताएंगे हम लोग? नहीं, अभी मेरे पीछे ये बुक्स दिख रही है, वो कहाँ से? यही तो मेरी ताकत है, जो मैं कह रहा हूँ कि भाई आज भारत के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर की मेरी लाइब्रेरी है, पहले 3 नंबर्स में। और मेरा स्टडी केवल इंडिया का नहीं, वर्ल्ड लेवल का है और 30 साल हो गए मैं पढ़ रहा हूँ। और आई एम अ फ्री थिंकर। मैं कोई एक रिलीजन, कल्चर को, आइडियोलॉजी को पढ़ के जो है वो नहीं रुका हूँ। दुनिया भर का सब्जेक्ट्स को, स्टडीज को पढ़ा है, इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, पॉलिटिकल साइंस को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, इकोनॉमिक्स को, उसके साथ हिस्ट्री, कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सारी ज्योग्राफी से लेके जितनी सब्जेक्ट्स है आपके, वो सारी चीज़ों को पढ़ते रहता हूँ। और आज मेरी वही जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। और मेरा खुद का भी जो इन्वेंशन मैंने किया है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का, कि मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस है कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड में, उसके हिसाब से दुनिया चलती है, वो लॉस के हिसाब से चलती है और कई सॉल्यूशंस होते हैं, उसके आधार से बदलाव आते हैं। तो उनको समझ के जो है मैं काम कर रहा हूं और इसलिए जो ये सारी चीज़ों का मुझे नॉलेज है। आपने शून्य की खोज की बात की, शून्य की खोज आर्यभट्टा ने नहीं की। आर्यभट्टा ने केवल डेसिमल सिस्टम, यानी 10, 20, 30, ये जो डेसिमल सिस्टम है इसको जो है वो ढूंढ के निकाला। और उसके 4000 साल पहले, यानी आर्यभट्टा जब हुए, वो आर्यभट्टा का जो पीरियड है उसके 4000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन को, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन सभ्यता है, वहां पर जीरो को मालूम था। उसके बाद ओलमेक सिविलाइजेशन जो मैक्सिको में है, मैक्सिको में ओलमेक सिविलाइजेशन, उनको लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्टा के शून्य मालूम था। आर्यभट्टा ने केवल डेसिमल सिस्टम को इन्वेंट किया, जीरो को जो है वो इन्वेंट नहीं किया। और अगर आप अर्बन सिविलाइजेशंस को समझना चाह रहे हैं तो ये क्रोनोलॉजी को एकदम ध्यान में रखिए। एक प्री अर्बन यानी रूरल सिविलाइजेशन है और उसके पहले फॉरेस्ट एंड केव सिविलाइजेशन है, जो मैं कहता हूं बार बार की कॉग्निटिव रेवोल्यूशन 70,000 साल पहले हुआ, जहां होमोसेपियंस के अंदर जेनेटिक फैकल्टीज डेवलप हुई और ब्रेन का थिंकिंग फैकल्टी सेम हमारे जैसे हुआ, आज जैसे हम वैसे। भले आज लैंग्वेज, एजुकेशन ये सब डेवलप हुआ, पर कॉग्निटिव फैकल्टीज जो है सेम इंसान की 70,000 साल पहले हुई। और लगभग जो फॉरेस्ट एंड केव सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, भारत के अलावा, वो पूरे 60-70 हजार साल, 50,000 साल से मिलते हैं। चाहे आप वर्जी वैली फ्रांस में ले लो, या आतापुरका स्पेन में ले लो, बम्बाल्बो केव्स जो है वो साउथ अफ्रीका में ले लो, या आपके भीमबेटका, आदमगढ़, बगोर, हुसंगी वैली, सो मेनी साइट्स इन इंडिया में बार बार नाम ले चुका हूं। मेरी कॉस्मो ह्यूमनिज्म के बुक में मैंने उनको साइट भी किया है। तो वहां पर जो है आपको केव एंड फॉरेस्ट सिविलाइजेशंस मिलेंगे। फिर जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन हुआ, जो लगभग 10,000 साल पहले,
11 से 10,000 साल पहले नियोलिथिक रेवोल्यूशन माना जाता है। उसमें जैसे जो पहले नाटोफियन कल्चर है, नातुफियन कल्चर यानी टर्की और जो इजराइल का पोर्शन है उसके आसपास का, वो अर्बन फेस, वो रूरल फेस है आफ्टर द नियोलिथिक रेवोल्यूशन। या जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के पहले में जो आपको अर्बन फेसेस के पहले जो है रूरल फेसेस मिलते हैं। लेकिन प्योरली जहां अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तो ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो सुमेर है। सुमेरियन सिविलाइजेशन जो इराक और कुवैत का पोर्शन है, वो सुमेरियन सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन में लगभग 6,000 साल 6,500 साल पहले डेवलप हुई। फिर उसके बाद में मेसोपोटामिया, फिर इंडस वैली एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और उसके बाद में जो है फिर जो है सिविलाइजेशंस में जैसे मैं जो आपको कह रहा हूं ओलमेक सिविलाइजेशन कह रहा हूं और माया सिविलाइजेशन सेंट्रल अमेरिका का, ये ओल्डेस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस है जिसको रिवर वैली सिविलाइजेशंस भी बोले जाते हैं। और इसमें हर सिविलाइजेशन में पर्टिकुलरली ये जो मैं कह रहा हूं सुमेर में, जैसे आप पहली स्क्रिप्ट बोलेंगे, पहली लैंग्वेज बोलेंगे तो सुमेर में डेवलप हुई है सुमेरियन सिविलाइजेशन। पहला फॉर्मल एजुकेशन स्कूल सिस्टम ये सुमेर में डेवलप, लेकिन जीरो पहले से मालूम था इजिप्शियन सिविलाइजेशन और ओलमेक सिविलाइजेशन को। और रिजर्वेशन का जहां तक बात है, 1874 में मैसूर के जो प्रिंस है, जो वडियार जो प्रिंसेस है, उन्होंने जो है सबसे पहली बार रिजर्वेशन को मैसूर स्टेट में दिया। उसके बाद 1902 में शाहू महाराज ने दिया। तो आरक्षण की शुरुआत ये कोल्हापुर राज्य से शुरू नहीं होती है, उसकी शुरुआत जो है वो वडियार प्रिंसेस के द्वारा मैसूर स्टेट से शुरू होती है। इसका ऑथेंटिक रेफरेंसेस है, आपको रेफरेंसेस चाहिए तो आप ढूंढिए, नहीं मिलेगा तो मेरे पास आइएगा डिफीट होके, तब मैं आपको खोल के दिखा दूंगा। क्योंकि विजय मानकर जो भी बोलता है वो ऑन रिकॉर्ड है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो पहले आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा तो सरेंडर होके डिफीट होके मेरे पास आइए तो मैं दिखा दूंगा आपको। सर रोहित जी पूछ रहे हैं कि देश में दुनिया में युद्ध का टेंशन हमेशा रहता है, भारत चाइना का भी हुआ और भी कई कंट्री में इस तरह का टेंशन चल रहा है, तो इसको अगर ये इस तरह का टेंशन ना हो इसलिए किस तरह की पॉलिसी दुनिया में होनी चाहिए? नहीं, युद्ध की संभावना जो है वो तो हरदम बनी रहेगी। वो इसलिए बनी रहेगी क्योंकि ये जो पॉपुलेशन बढ़ा है दुनिया में, फिर रिसोर्सेस की ज़रूरत है, तो उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है एक पॉइंट तक तो जो इसकी संभावना होती है, क्योंकि हर कंट्री को, हर लोगों को लगता है कि वो चीज़ मुझे मिल जाए। जैसे भी हम देख रहे हैं कि चाइना को लग रहा है कि इंडिया की कुछ ज़मीन मिल जाए, इंडिया को लग रहा है हम अमेरिका के साथ मिलके जो है फिर बड़ा जो है चाइना को कंट्रोल करने लगे, तो इधर ऑयल मिल जाएगा, उधर बिजनेस मिल जाएगा, तो ये हरदम रहेगा। लेकिन इसके लिए जो है यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसमें ऑलरेडी प्रोविजन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कि भाई ऐसा कहीं पर भी अगर युद्ध होता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको रोक सकती है, ये एक प्रोविजन है। और इसलिए तो हम देख रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़े विश्व युद्ध नहीं हुए हैं, उसमें ऑलरेडी जो है वो प्रोविजंस है। लेकिन इसके अलावा और अच्छे प्रोविजंस किए जा सकते हैं, पीस ट्रीटीज की जा सकती है, और यूएन चार्टर को और ज़्यादा फर्दर अमेंड करके जो है कि दुनिया में जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स है, बायोलॉजिकल वेपन्स है, केमिकल वेपन्स है, इनको टोटली एक्सटिंग्विश करने की भी जो है वो ट्रीटीज बनाई जा सकती है, और हर कंट्री जो है उसको फॉलो करके उसको एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। और ये यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क में और अच्छे से किया जा सकता है कि भाई जो भी कंट्री वॉर करेगी और जो इन्वेडिंग कंट्रीज रहेगी उसको रोका जाएगा और उसको कुछ कॉम्पनसेशन भी जो है उससे रिकवर किया जाएगा। तो इससे कुछ चीज़ें कंट्रोल में और ज़्यादा अच्छी आएगी। सर कुछ लोगों का सवाल है कि सर आप यहाँ इसमें जाना चाहिए था, उस आंदोलन में चले जाना चाहिए था, इस तरह का काफी सवाल आ रहे हैं। सर आपका इसी को लेकर एक स्लोगन भी था कि सड़कों से संदेश जा सकता है पर बदलाव संसद से ही आएगा, इसके ऊपर आप हमारे दर्शकों पर अच्छी गंभीरता से बता पाएंगे सर? जब लोग सड़कों पे रहते हैं मैं अपनी लाइब्रेरी में पढ़ते रहता हूँ, और जो देश में करना है उसको जो है अच्छे से जो है वो समझता हूँ, और उसको कैसे किया जा सकता है उसका पूरा सोल्यूशन मेरे पास में है। लेकिन देखिए आप ये जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कहीं एट्रॉसिटी होती है, ऑफकोर्स सिंपैथी है, गलत होता है, वहाँ कभी जाना भी पड़ता है, और वो मेथड्स को कभी पब्लिक प्रोटेस्ट की यूज़ भी करना पड़ता है। मैं उससे लिमिटेड वे में जो है उसकी ज़रूरत को मैं समझता हूँ। लेकिन जब तक देखिए हम पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, हम असेंबली नहीं जाएंगे, तो हम भारत में कोई भी बदलाव नहीं ला सकते, क्योंकि बदलाव आता है लॉ मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग से। अच्छा, अगर आप पार्लियामेंट चले गए, असेंबली चले गए, वहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम, वहां आपको लॉ नहीं मालूम, वहां आपको पब्लिक पॉलिसीज क्या लाना ही नहीं मालूम, तो आप सेक्रेटरी जैसा बताएगा वैसा आपको सुनना पड़ेगा, जैसे अभी मोदी सरकार का हो रहा है, जिसने जो बोल दिया वो सुन के जो है पॉलिसी बन जाती है।
तो लीडर्स खुद इंटेलिजेंट होना चाहिए, उनको खुद मालूम होना चाहिए कि क्या बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और पॉलिसी से लाए जाते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और पार्लियामेंट जाना ज़रूरी है, असेंबलीज में जाना ज़रूरी है, खुद की गवर्नमेंट्स बनाना ज़रूरी है। वो कामों पर मैं ज़्यादा जो है वो ध्यान देता हूँ, और बाकी जो है जहाँ पर भी कुछ गलत हो रहा है उसके प्रति सिंपैथी है मेरी। पर एपीआई की जहाँ जहाँ स्टेट यूनिट्स है या जिला यूनिट्स है, मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपके पड़ोस के जिले में या आपके जिले में कोई घटना हो रही, तो आप डेमोक्रेटिक वे में बगैर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़े आप जो है वहाँ जा सकते हैं, आप पिटिशन दे सकते हैं, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। 4 जिले के लोग मिलकर भी आप जो है ये काम कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर बहुत बड़े पैमाने पर अगर आपको कहीं कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, नहीं समझ रही है, तो आपका जो मैकेनिज्म दिया है वहाँ से मुझे पूछ सकते हैं कि सर इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़े। और बहुत बड़ी ज़रूरत कभी देश में पड़ेगी तो मैं वहाँ पहुँचूँगा, अगर सिचुएशन जो है परमिट करती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा ध्यान ज़्यादा जो है वो इलेक्शंस और पार्लियामेंट जाने में है, और पार्लियामेंट जाके जो करना है उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान है। और बाकी जहाँ गलत हो रहा है उनके साथ सब जगह मेरी सिंपैथी है। लेकिन एपीआई के जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है, स्टेट यूनिट्स है, वो ये काम ज़रूर कर सकते हैं और उन्होंने करना चाहिए। सर अभी काफी युवाओं को सवाल आया प्राइवेटाइजेशन को लेकर, काफी उनमें डर है कि वो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो नौकरी का इशू आ जाता है। तो ये प्राइवेटाइजेशन रोकने के लिए कुछ मेथड है लोगों के पास में? देखिए, स्टेट, मार्केट एंड सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, ऐसा 3 चीज़ों को समझना है। दुनिया में जो भी अभी देखिए पॉवर्टी कम हुई है या लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ा है पूरे दुनिया में, तो उसमें तीनों का रोल रहा है। स्टेट का रोल रहा है, मार्केट का रोल रहा है, और सिविल सोसाइटी का या सोसाइटी शॉर्ट में बोल सकते हो उसको, उनका रोल रहा है। तो पूरी जॉब्स आपको गवर्नमेंट में कभी नहीं मिलेगी। कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 100 लोग अगर है, 100 लोगों को जॉब चाहिए तो वो गवर्नमेंट के अंदर में अवेलेबल होंगे। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। तो मार्केट का रोल होता ही है, तो मार्केट का रोल जो है वो रहेगा ही रहेगा। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस जो है वो अपना काम करेंगी। फ्री मार्केट रहना चाहिए। फ्री मार्केट में जॉब्स के लिए जिस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है और जिस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है वो लेने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स उसके लिए एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपर बनाने की ज़रूरत है, जिस पर मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर रही, लेकिन जहाँ तक हमारे हाथों में है, हमको अपने एजुकेशन को, जो मार्केट रिलेटेड जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन लेकर वो स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर में रेलेवेंट हो सके और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स मिल सके। और गवर्नमेंट में जितने लिमिटेड जॉब्स है तो वहाँ तो ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर कर सकेंगे। दूसरा सवाल ये है कि पब्लिक सेक्टर्स का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली 35 पब्लिक सेक्टर्स इंडिया की जो है, जो बहुत प्रॉफिट मेकिंग भी है, उसको ये मोदी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज करना चाह रही है। यहाँ मोदी गवर्नमेंट की गलती है। पर आपने कहा क्या इसको रोका जा सकता है? मैं ये कहता हूँ कि विद इन द गिवन फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है आपको रोकने का। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और जो लॉज है जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर्स बने हैं उनको यदि आप पढ़ेंगे, तो आपको कहीं पर कोई लीगल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसको जो है रोकने के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को अगर हारती है, जैसे बिहार में हारती है, बाकी स्टेट्स में हारती है, और हमारी जैसी पार्टीज जीतने लग जाए, तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। एटलीस्ट जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज है उनका प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। सर काफी सवाल आ रहे हैं, अगर कुछ रिलेवेंट अच्छे सवाल आते हैं तो मैं आपका सवाल जरूर लूंगा, या हो सकता है किसी साथी का हमारा सवाल छूटता है तो वो रिपीट कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं उसको वापस ले लूंगा अगर किसी तरह से मिस हो जाता है मेरे से तो। सर कुछ लोगों का अगर नौकरी नहीं मिलती है इस कड़ी में, एक हमारे ये पीसी नागार जी है कि अगर नौकरी नहीं मिलती है लेकिन कम से कम पूंजी में भी अगर किसी को व्यापार शुरू करना है, बिजनेस में जाना है, तो ये क्या पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल है। आपको उसका जो है, देखिए, डिमांड एंड सप्लाई के लॉ को समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है, मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जिसकी डिमांड है, और उस तरह का बिजनेस को आपको, जितना आपके पास कैपिटल है उसमें आपको प्रॉपर ढंग से अगर करते हैं तो उसमें भी स्कोप है करने का, ऐसा नहीं कि नहीं है। सर संदीप इंगले जी का सवाल था, जैसे जीडीपी अभी गिर रही है, 5 ट्रिलियन की बात हुई थी, वो भी अभी सपना काफी दूर है, लेकिन अगर यही इकोनॉमिक्स को 7, 8 या 10 ट्रिलियन तक बनाना है तो किस तरह की पॉलिसी एडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट ने? देखिए, एक तो मैंने जो कहा कि नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवन जो है ग्रोथ बनाने की जरूरत है, और इसके साथ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ को फ्यूज करने की जरूरत है। देश में 90 करोड़ से ज़्यादा लोग, 90 लाख लोगों से ज़्यादा हर साल में
जॉब क्रिएशन होना चाहिए। उसके लिए एजुकेशन को साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और ह्यूमैनिज्म के ऊपर आधारित करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आप अपनी मातृभाषा में ज़रूर पढ़ें, लेकिन आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो इंग्लिश में होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन जब तक नहीं होगा इंडिया में, जब तक आप अपना साइंस को, अपने मैथमेटिक्स को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, ये सारी जो चीज़ें हैं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको जब तक आप इंग्लिश में नहीं इंडिया में इंट्रोड्यूस करते, और भले ही फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज भी रहे, लेकिन मेजर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी इंग्लिश होना चाहिए, तब जाके आपका ह्यूमन टैलेंट और स्किल्स जो है वो डेवलप होगा। क्योंकि मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु या गोंडी या कोई भी भाषा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, आपके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लॉ नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है, एरोस्पेस का जो है वो नॉलेज नहीं है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो आपको जब तक इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक आपके यहाँ टैलेंट और स्किल्स बढ़ने में जो है वो हरदम प्रॉब्लम रहेगी। सर, सुनील मेघवाल जी का सवाल, जो कृषि विधेयक पास हुए हैं संसद में, उसको लेकर है, किसानों ने काफी बड़ा प्रदर्शन किया है, तो किसान ये सरकार के ऊपर क्यों नाराज है बिल को लेकर? नहीं, ये बिल्स को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें जो है, जो मार्केट को और फार्मर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का प्रोविजन किया है, ये 3 बिल्स को, अगर इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को एक अमेंड किया है और जो 2 नए बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें जो रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, यानी अगर मान लीजिए कहीं कोई गलत हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट गलत हो जाता है और गलत ढंग से एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें जो आपका जो कलेक्टर लेवल तक का जो प्रोविजन दिया है, उसमें जो है वो फार्मर्स को फेवर नहीं करेगा, वो प्राइवेट कंपनीज को और पैसे वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को फेवर करेगा। पॉइंट नंबर 1, ये सबसे मेजर इशू है। इसमें एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं इनकम टैक्स केस में आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, प्रोविडेंट फंड में आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, वैसा ट्रिब्यूनल का प्रोविजन इसमें नहीं है। फिर स्पेसिफिकली ये लॉ में ये नहीं है कि भाई अगर कलेक्टर्स का ऑर्डर है, ये जो फाइनल माना गया है, इसमें उसके ऊपर कहाँ जाना है, उसमें हाईकोर्ट का स्पेसिफिक प्रोविजन होना चाहिए, हाईकोर्ट के लिए बाइंडिंग होना चाहिए कि भाई कितने महीने में इसको डिस्पोज ऑफ करना है। अभी हमने देखा चुनाव की केसेस हाईकोर्ट में जब जाती है तो 5 साल गुजर जाते हैं, तब उसका जो है वो रिजल्ट आता है। तब मान लीजिए अगर वो कैंडिडेट इनवैलिड हुआ तो 5 साल तो उसका निकल गया, तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रहा? तो बाइंडिंग होना चाहिए हाईकोर्ट्स के ऊपर में। और फिर जो एमएसपी की जो प्रोविजन है, वो एमएसपी के प्रोविजन का जो है वो कहीं मिनिमम गारंटी भी नहीं दी गई कि किस तरह के जो क्रॉप्स या जो है वो पल्सेस है या कोई भी और कमोडिटीज़ है, उसमें एमएसपी जो है वो आएगा, उसका क्या मैकेनिज्म रहेगा, ये जो है वो इस लॉ में प्रोविजन नहीं है। इसलिए ये जो लॉ है, ये देखिए फ्री मार्केट होना तो ज़रूरी है एग्रीकल्चरल सिस्टम में भी। केवल मंडियों के ऊपर या एग्रीकल्चरल मार्केट सोसाइटीज़ पर डिपेंड रह के ही किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। फ्री मार्केट तो लिमिटेड वे में आपको लाना पड़ेगा, लेकिन उसमें फार्मर्स को बेनिफिट हो, फार्मर्स को प्रोटेक्शन हो, ऐसा लॉ में प्रोविजन 2-4 मेजर प्रोविजंस करने से भी ये लॉ ठीक हो जाएंगे। वो इसमें नहीं है। और कोई मेजर डिबेट के, मेजर इस पे ओपिनियन लिए फार्मर्स लोगों के, और लोकसभा और राज्यसभा में भी मेजर डिबेट के, प्रॉपर स्टडी और रिसर्च के जो है इसको जो है वो पास नहीं किया गया। इसलिए जो है मुझे लगता है कि डिफेक्टिव लॉज है और किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो जायज है। अच्छा सर, अभी ये संसद को लेकर बात हुई तो जयंत कुमार नायक जी का सवाल है कि सर आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो संसद में जाने का आपने पहले 2024 में मैं जाऊंगा करके घोषणा कर दी, तो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं सर कि क्या कैसे जा रहे हैं? नहीं, 24 में तो आई विल बी कंटेस्टिंग इसी द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। कहाँ से करूँगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी, वो आपको पता चल जाएगा आगे। लेकिन हमने कुछ ABC का फॉर्मूला बनाया कि हमको किस तरह की A की कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे बनाना है, B की कैसे बनाना है, और C फिर बाकी जनरल स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करूंगा, उसमें मैं काम करूंगा। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश का लीडर हूं, मैं किसी एक स्टेट का, राज्य का, भाषा का, जाति का, धर्म का नेता नहीं हूं। तो मैं कहीं से भी इंडिया में कॉन्टेस्ट कर सकता हूं। और मेरे साथ में जो है कम से कम 20-25 लोग API की अच्छी सीटें तैयारी करें, ये हमारा प्रयास है। और उसमें हम लोग जीत के जा सके, जितने भी लोग जाए तो ये हम करेंगे। दूसरा, लिमिटेड अलायंस की पॉलिसी को API परस्यू करेगी स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो जो थोड़ी सी अच्छी पार्टीज़ है, जो थोड़ा भी हमारी पॉलिसीज़ को एग्री कर लेती है, उनके साथ में लिमिटेड अलायंस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 फार्मूले से जो है वो हम प्रयास करेंगे जीतने का। और आप लोगों की समझ रही, और आप लोग अगर साथ देते तो 24 में मैं ज़रूर जो है वो पार्लियामेंट में होऊंगा। और अगर मैं पार्लियामेंट पहुंच गया और मेरे साथ API के 4-5 लोग भी पहुंच गए, तो जो काम
आज तक नहीं हुआ इंडिया के अंदर, वो आपको प्रैक्टिकली दिखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पार्लियामेंट गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे 16 बिल्स पार्लियामेंट में जाने की तैयारी हो रही है। मेरे जो है कम से कम 15-20 पेटिशन जो है पार्लियामेंट और इंडियन स्टेट को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पूरा स्टडी है, क्या करना है वो सब क्लियर है, ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, 50% काम कर चुका हूँ, 50% से ज़्यादा और करना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसके लिए मेरा पार्लियामेंट में पहुंचना ज़रूरी है, और अगर पार्लियामेंट में पहुंचता हूं तो इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहां कौन सी गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसको आप विटनेस करेंगे। मैं अभिजीत गायकवाड़ सर, कुशल मोरे जी या पीसी नागर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो सवाल पूछे किसी फॉर्म में मैंने ये लाइव में ऑलरेडी ले चुका हूँ, या फिर इसके पहले भी सर ने उसके ऊपर डिटेल में गाइड किया है, आप पुरानी कोई वीडियो भी देख सकते हैं। तो मैं उसको रिपीटेशन में बार बार जाके जो है अपना समय थोड़ा कोई और क्वेश्चन में देंगे तो हमको ज्यादा नॉलेज सर की बात सुनने को मिलेगी। तो सर और काफी समस्याएं देश में चल रही है, जैसे एक ये चल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है SC/ST के रिजर्वेशन पर सब क्लास नहीं बना सकती है, वो उसके पावर में नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से ये कर सकती है या 7 जजों का बेंच उधर कुछ डिसीजन दे सकता है। तो इसमें क्या किस तरह का सिनेरियो बनेगा? नहीं, अभी तो ऑलरेडी ये जो है वो सब जुडाइस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर निर्णय देगा कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, SC/ST के अंदर में या OBC के अंदर में भी जो है वो। तो उसके ऊपर लेटेस्ट वेट एंड सी कि सुप्रीम कोर्ट कैसा इंटरप्रिटेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो सामने आएगा उसके अंदर में। पर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट चाहे तो इसको कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन का तो भी ये हो सकता है। अच्छा सर, अभी कोर्ट की बात निकली तो अभी देखा जा रहा है बाबरी मस्जिद विध्वंस में जिस तरह का कोर्ट का फैसला आया है, तो लोगों की ऐसी राय बन रही है कि एक विशिष्ट धर्म के लोगों को ज्यादातर उनके फेवर में डिसीजन आ रहा है, यानी जजमेंट मिल रहा है, जस्टिस किसी को दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है कोर्ट में। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए, और जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स कह रहा हूँ तो 4-5 चीजें बड़ी बड़ी यहाँ होने की जरूरत है। एक तो जो है जुडिशियल काउंसिल्स या जिसको जुडिशियल कमीशंस बोलते हैं, उसके थ्रू आपका अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन एंड रिमूवल प्रोसीजर होना चाहिए, जो दुनिया में 120 कंट्रीज से ज़्यादा में जुडिशियल काउंसिल्स एंड कमीशंस है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है जो भारत का जो है, जो सेकंड जजेस केस से 1993 में लाया गया और 1998 में फिर कॉलेजियम सिस्टम को एक्सपांड किया गया, तो ये एकमात्र इंडिया ऐसा कंट्री है जो कॉलेजियम सिस्टम से केवल जो है जजेस का अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट को जो है वो डील कर रहा है। पूरे दुनिया में ये सिस्टम कहीं नहीं है। दूसरा जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है केवल पार्लियामेंट का, हमने देखा आज तक एक जज रिमूव नहीं हुआ। इवन यूके के अंदर एक ही जज अभी तक रिमूव हुआ है पार्लियामेंट्री इम्पीचमेंट प्रोसीजर से। तो इसको एक्सीडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहा गया है। अगर आप लैटिमर हाउस प्रिंसिपल्स को यदि पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ के, तो इसमें इसको एक्सीडेंट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा गया है। दूसरी बात, ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का कहीं प्रोविजन ही नहीं है। जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, इंपार्शियलिटी नहीं होगी, इंटीग्रिटी नहीं होगी, एफिशिएंसी नहीं होगी, तो जुडिशरी जस्टिस नहीं कर सकती है। तो इसलिए जो है जुडिशियल काउंसिल से एक तो अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, रिमूवल एंड पोस्ट रिमूवल जो ऑफिसेस है उसका प्रोविजन देखा जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी होना चाहिए। उसके लिए आर्टिकल 124 और 217 के जो रेलेवेंट जो क्लॉजेस है वो और सब क्लॉजेस है उसको अमेंड करने की जरूरत है। आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, मैं ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स के बिल में और रिजर्वेशन के जो 2 बिल बनाए और ह्यूमन राइट्स के 2 बिल में ऑलरेडी ये पार्ट जो रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन का है वो मैं कर चुका हूं। तीसरी बात जो है, ये रिप्रेजेंटेशन में SC/ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाएं और वेरियस रीजन के जजेस बने, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा, जो 2 लॉ सिस्टम्स है दुनिया में बेसिकली, एक सिविल लॉ सिस्टम बोला जाता है, दूसरा कॉमन लॉ सिस्टम बोला जाता है। कॉमन लॉ सिस्टम यानी ब्रिटिश कॉलोनीज जहां थी, जैसे इंडिया के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम है। सिविल लॉ सिस्टम यानी फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं थी वो सिविल लॉ सिस्टम बोला जाता है। तो 2 तरह के मॉडल है इसके अंदर में। तो एक जो मॉडल है वो प्रोफेशनल मॉडल बोला जाता है, यानी 10 साल आपका अगर प्रैक्टिस हो, 8 साल प्रैक्टिस हो तो आप एलिवेट होते हो हाई कोर्ट जज करके। दूसरा सिविल सर्विसेज मॉडल बोला जाता है कि भाई कोई भी एक स्टूडेंट है, अगर वो लॉ ग्रेजुएट हो जाए तो वो एग्जाम दे सकता है, पास होता है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर उसका अपॉइंटमेंट होता है और फिर वो प्रमोट होकर जाता है। तो भारत में जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है आर्टिकल 312(3) के अंदर में
तो आज तक जो है राज्यसभा ने उस पर रेजोल्यूशन पास करके वो मैकेनिज्म नहीं लाया। तो क्या हम ये दो सिस्टम का हार्मोनी बना सकते हैं? क्या हम जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज है उसको भी ला सकते हैं, और ये जो प्रमोशन सिस्टम है दोनों का हार्मोनी बना के दोनों का कोटा डिसाइड करके एलिवेशन हो सकता है? एक ये सिस्टम सोचना पड़ेगा, या हम 10 साल जो एडवोकेट्स का जो सिस्टम है उसको डिस्पेंस ऑफ करें और केवल सिविल सर्विसेज का, जुडिशियल सर्विसेज का सिस्टम लाके उसको जो है एग्जामिनेशन के थ्रू करे। ये एक पॉइंट जो है क्लियर होने की जरूरत है। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसका बाइफर्केशन होना चाहिए। एक प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाने की जरूरत है, दूसरा फिर सिविल एंड क्रिमिनल अपील्स के लिए जो है कोर्ट बनाने की जरूरत है। ऑल इंडिया में 6 से 8 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की बनाने की जरूरत है दिल्ली के अलावा। फॉर एग्जांपल बेंगलोर में हो, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में हो, फिर कलकत्ता के आगे उधर गुवाहाटी में हो, फिर श्रीनगर में हो, और सेंटर में नागपुर में हो। जो 2 जजेस की बेंच है जो केसेस हियर करती है वो बेसिकली ये बेंचेस हो, और ज्यादा लार्जर बेंच है तो फिर दिल्ली में वो रेफर की जाए। ये जो सारी बातें हैं, उसके साथ पावर ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है 129 में, वो फंडामेंटल राइट्स के अबाव नहीं है, इसको क्लियरली स्पेसिफाई करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो है वो राइट ऑफ लिटिगेंट्स, यानी मैंने अगर केस डाली, मेरी केस 10 साल अगर डिसाइड नहीं हो रही है तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इसको कौन कंपनसेट करेगा? ये जुडिशरी के डिले की वजह से हो रहा है। तो राइट ऑफ लिटिगेंट्स को जो है वो लाने की जरूरत है। तो अभी जगनमोहन रेड्डी जी ने किसी जज के विषय में एक लेटर लिखा सीजीआई को, ऑफकोर्स वो पब्लिक हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। तो क्या एज अ लिटिगेंट मुझे अगर मेरे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो सीजीआई को लिखने का राइट नहीं है क्या? और कोई राइट्स नहीं हो? अगर जुडिशियल काउंसिल होती तो कोई भी व्यक्ति लिख सकता था उसको जो है। तो मैं समझता हूं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स जब तक भारत में नहीं आएंगे तब तक जुडिशरी जजमेंट देती रहेगी, जस्टिस नहीं होगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशियल रिफॉर्म्स पर मैंने कुछ पार्ट ऑलरेडी मेरे बिल्स में किया, और लार्जर बिल जो है वो मैं बनाने का ऑलरेडी मैंने मेरे प्लानिंग में लिया है, जब ये इलेक्शंस और ये सब चीज़ों से कभी फ्री होऊंगा, क्योंकि अभी जीतना इंपॉर्टेंट है एपीआई को, तो उस पर ज़्यादा ध्यान है। जब मैं इसमें से कभी फ्री होऊंगा तो मैं इस पर ज़रूर बिल बनाऊंगा। सर, खुशहाल मोरे जी का सवाल था कि अमीरों को जो है, जो पैसे वाले हैं, वो पॉलिटिक्स को और जो पॉलिसी बनती है इकोनॉमिक्स की उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसको रोकने के लिए किस तरह का इकोनॉमिक्स मॉडल बनाया जा सकता है? नहीं, इकोनॉमिक्स मॉडल तो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं ये चीज़ें जो है। फिर उसमें जो है देखिए डाइवर्सिटी इक्विटी के प्रोविजंस है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर्स के प्रोविजंस है, या फिर उसमें वेरियस मॉडल्स है कि शेयर होल्डर सोशलिज्म को लाया जाए क्या। ये एक बहुत इकोनॉमिक्स का अलग ही विषय है। लेकिन आप अगर पॉलिटिक्स की बात अगर कर रहे हैं तो सिंपल बात है, 2 चीज़ें करने से ये चीज़ रुक सकती है। एक कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कंपनी जो है वो डोनेशन नहीं देगी। ये लॉ ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में लाया जा सकता है। आईटी एक्ट को इसमें रेलेवेंट और कंपनीज एक्ट को रेलेवेंट जो है अमेंड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाया जाए, उसमें जिसको भी टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए वो उसमें डोनेशन दे दे, और एक इक्वल फार्मूले से सारी पार्टीज और कैंडिडेट्स को वो पैसा चुनाव लड़ने के लिए मिले। और चुनाव लड़ने के लिए जो आपको 2000 रुपये से ज्यादा खर्चा हो रहा है वो चेक से ले ले, तो आपका जो है कोई पैसा इधर का उधर अफरा तफरी भी नहीं होगी। इतना सिंपल 2 चीजें करने से आपका जो इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, बिग मनी इन पॉलिटिक्स है, वो कमजोर हो सकता है। सर, इसमें आगे सवाल है, काफी दर्शक हमारे जुड़े हैं। सुधाकर कलासी जी है, देवेंद्र सिंह राजौरिया सर है, दिवाकर चकमा जी है, काफी वेरी स्टेट से हमारे साथ लोग जुड़े हुए अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। तो सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले सकता, अगर कुछ लोगों का नाम छूट भी सकता है। फिर भी आप हमारे इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा अपने टाइमलाइन पे शेयर करें, अपने दोस्तों को टैग करें, ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजें, ताकि बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ सके, अपने सवाल पूछ सके। आप लोग सब जानते हैं कि सर आज के समय के सबसे विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे अपना सवाल पूछ के वो अपना समाधान पा सकते हैं। तो सर, आपका जो इन्वेंशन है कॉस्मो इमेजिज्म, इससे लेकर सवाल है कि सर ये आपका जो इन्वेंशन है इसका अर्जुन बंसो जी पूछ रहे कि मानव जाति के लिए क्या संदेश देता है? नहीं, एक तो मानव जाति नहीं है सबसे पहली बात। ये हर चीज में आप जो जाति लगाते, मानव है, होमोसेपियन है, वो पार्ट ऑफ नेचर है, तो हर चीज में आप जाति लगा लेना, मैं समझता हूँ यही जो है वहां से प्रॉब्लम है। एक्चुअली तो जाति है ही नहीं कॉस्मोस और नेचर में, ये तो हमारे माइंड में और भारत में इंस्टीट्यूशन बन गई।
तो मानव के लिए तो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म तो अप्लीकेबल ही है, क्योंकि कॉस्मो ह्यूमैनिज्म केवल यूनिवर्सल ही नहीं है, ये कॉस्मिक है। अब जब मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड में, तो अगर मैं कॉस्मोस और नेचर को 2 मिनट के लिए भी बाजू रखूं, केवल ह्यूमन मेड वर्ल्ड की अगर बात करूं, तो जब मैं मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो अभी मैं आपको कह सकता हूं कि भाई आपको अभी जो इकोनॉमिक्स है उसको बदलना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में बदलाव लाए जा सकते हैं। उसका इकोनॉमिक मॉडल कैसा हो सकता है, उसका साइंटिफिक डेटा एनालिसिस कैलकुलेशन करके उसमें बदलाव लाया जा सकता है। आपके एजुकेशन सिस्टम में आप उस तरह के बदलाव ला सकते हैं। आपके पूरे इंडस्ट्री, लेबर और एग्रीकल्चर के अंदर में उस तरह के आप लॉ से और जो है वो साइंटिफिक बात को, साइंस और नॉलेज और साइंस और सोल्यूशन को समझ के जो है बदलाव ला सकते हैं। तो मेनी लॉज एंड मल्टीपल सोल्यूशन जो है वो अप्लाई होता है, ह्यूमन मेड वर्ल्ड में भी होता है और कॉस्मोस में तो ऑलरेडी है। यदि आपको सपोज अभी आपको धरती पे प्रॉब्लम है, आपको कॉलोनी बनाना है, तो आप देखेंगे कि कौन सा एस्ट्रॉयड है या प्लैनेट है, वहां पर जो है वो लाइफ जो है वो बन सकती है। तो आप उसके लिए अभी एनर्जी सिस्टम लेना है, तो आपको सन से लेना है या और कहां से लेना है, तो आपके जो साइंटिफिक लॉज है, आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम होना चाहिए, एस्ट्रोफिजिक्स मालूम होना चाहिए, तब जाके आप इसका डिसीजन ले पाएंगे। या मान लीजिए आपके धरती के मिनरल समाप्त हो रहे हैं, अभी आपके मिनरल्स एस्ट्रॉयड पर है, तो आपको एस्ट्रॉयड से वहां तक आपकी स्पेसशिप्स भेजकर माइनिंग स्पेसशिप्स कैसे बनाई जाए, वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके आप धरती पे ला सकते, या स्पेस में प्रोसेस करके जो है आप अपना प्रोडक्ट बना सकते। इसके लिए आपको जो है फिजिकल लॉज का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो ये जो मेनी लॉज एंड मल्टीपल सोल्यूशन है, ये तो हमारा सृष्टि जो है, हमारा जो कॉस्मोस और नेचर है, यही पूरे लॉज पे चल रहा है और हम तो कॉस्मोस में हैं। हम ये जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, अर्थ इज अ प्लानिटरी सिस्टम, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में प्लानिटरी सिस्टम है। जो हमारा सन है ये हमारा स्टार है और हम प्लानिटरी सिस्टम है। तो सारा जो हमारा लाइफ है, हम जो है वो क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब चीजों से, एमिनो एसिड्स, इससे हम लोग बने हुए हैं। ये कहां से आया, विजय मानकर कहां से आया, आप कहां से आए, यही सारी चीजों से हम बने हुए हैं। तो ये लॉज और इसका सोल्यूशन जब हम समझेंगे तो हमारा उसका एप्लीकेशन करना आसान हो जाएगा। और इसके साथ इंसान के साथ बाकी जो सृष्टि भी है, प्लांट्स है, बाकी एनिमल्स है, क्रीचर्स है, बाकी भी लाइफ है, उनके लिए भी आप जो है उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म हर जगह अप्लाई होता है। ये कॉस्मिक सोल्यूशन है, ये यूनिवर्सल सोल्यूशन है, ये जो है सबके लिए अप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड में। सर, देश में अभी जो एट्रोसिटीज की घटनाएं बार बार बढ़ रही है, दिबाकर चकमा जी का भी उसी को लेकर सवाल था कि सर इसका समाधान कैसे आ सकता है, किस तरह की पॉलिसी होना चाहिए। देखिए, 2 तरह का समाधान है इसमें। एक समाधान फिर मैं कहूँगा ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, इंस्टीट्यूशन और पॉलिसीज में। दूसरा समाधान है कि इंसान कैसे समझता है, क्या समझता है, उसमें समाधान है। तो पहली बात मैं एनलिस्ट कर देता हूं, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये एक बहुत बड़ा वीकनेस है कि ह्यूमन राइट्स वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जबकि हमने यूएन चार्टर को साइन किया 1945 में, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दैट। फिर हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को 10 दिसंबर 1948 को साइन किया, वी आर अ सिग्नेटरी टू दैट। हमने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स वर्ड भी नहीं है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को इंप्लीमेंट होने के बाद जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1966 में, उसको इंडिया ने साइन किया। वेरियस कोवेनेंट कन्वेंशंस को और ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स को हमने साइन किया, लेकिन भारत के संविधान में उसको पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनकॉर्पोरेट करना था, वो भारत की संसद ने नहीं किया। इसके वजह से भारत में जो भी लॉ बनता है या पॉलिसी बनती है, उसमें ह्यूमन राइट्स का कंसिडरेशन ही नहीं होता है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज का जो है वो कंसिडरेशन ही नहीं होता। अभी देखिए ना, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 में आज भी नई एजुकेशन पॉलिसी में एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स जो है उसका कुछ क्लैरिटी नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटीज के साथ, गांव जंगल के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ में, हैंडीकैप लोगों के साथ में एजुकेशन पॉलिसी में अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका क्या रेमेडी होना चाहिए, उसमें है ही नहीं। तो ये पहला स्टेप है कि ह्यूमन राइट्स को जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए। आपके जानकारी के लिए 2 बिल्स मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, उसको मैं ऑलरेडी लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में जो है वो प्रयासरत हूं। दूसरी बात, फिर जब ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाने की जरूरत है, और उसको केवल रिकमेंडेटरी पावर्स नहीं, उसको
कुछ जो है लीगल पावर्स देने की जरूरत है, ताकि लॉ ऑफ कंपनसेशन, रिपेरेशन, रेस्टिट्यूशन, ये चीजों को ह्यूमन राइट्स कमीशन डायरेक्टली ऑर्डर्स दे सके। फिर संसद में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स बनाने की जरूरत है, ताकि हर बिल, जैसे किसानों का बिल है, ये पहले ह्यूमन राइट्स कमेटी को रेफर होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमेटी उसको देखे कि क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करेगा क्या ये लॉ, और वो अपना रिकमेंडेशन दे उसको सुधारने का। उसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग होकर वो बिल पास होना चाहिए। और इसके साथ भारत में जितना सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, एजुकेशनल सेक्टर है, हेल्थ है, हाउसिंग है, सारा सेक्टर्स में ह्यूमन राइट्स का जो है पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स कोर्ट कंपलसरी बने, इसका प्रोविजन जो होना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो स्टेट कॉम्पनसेट करेगा, ये उसके अंदर प्रोविजन होना चाहिए। फिर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को जो है अमेंड करके लॉ ऑफ रिपेरेशन एंड रेस्टिट्यूशन को लाने की जरूरत है। और हर जगह जो है वो ह्यूमन राइट्स अप्लीकेबल होगा, इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर। इसका जो है लॉयर पॉलिसी अगर लाया जाए तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, मेरा ये कंफर्म मानना है कि 70% से ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखिए, जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा था वहाँ ये सब चीज़ें जो है वो कम हुई है। किस लिए कम हुई? क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में दुनिया के लगभग 120 देशों से ज़्यादा कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये काम करना पड़ेगा। तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज आप बना सकते, मेजर्स बना सकते, और प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी मेजर्स को आप ला सकते हैं, तब जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कम होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत में हर कोई व्यक्ति मानता है कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, या मैं दलित हूं, मैं अमका हूं, मैं टमका हूं। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि मैं इंसान हूं। अभी आप देखें कि आपको सिंपल बात बोले कि हर कोई जो है चाहता है कि मैं कास्ट से आइडेंटिफाई हो जाऊं, हर कोई चाहता है मुझे कास्ट के बेनिफिट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरण देता हूं, अगर कोई 1 जनरेशन 2 जनरेशन रिजर्वेशन लेके हायर पोस्ट पे चले गई, वो भी अपने लड़कों को SC/ST OBC के सर्टिफिकेट लेके जॉब्स में ले जाना चाहता है। वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं कि भाई नहीं, अब हो गया, सारी बात हो गई, डिस्क्रिमिनेशन कमजोर हो गया, हम जो है इसको छोड़ रहे हैं, और अभी हम SC/ST OBC नहीं रहेंगे, हम केवल एक सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो ये भी प्रॉब्लम भी जो है वो इंडिया के अंदर में है। तो ये सारी चीज़ों को, या मुझे इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ना है तो SC/ST की सीट से ही मैं लड़ूंगा। क्यों लड़ूंगा? अगर मान लीजिए भारत का सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, मैं एक नागरिक हूं भारत का, तो मैं जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर सकता? तो ये जो आपका सिस्टम है, हर कोई जाति और रिजर्वेशन के लिए और वोट्स के लिए जो जाति को पकड़ के है भारत में, धर्म के अलावा और शादी ब्याह के अलावा, ये जब तक जो है हम नहीं समझेंगे कि हम इंसान हैं, प्योरली वी आर ह्यूमन बींग्स, हमको नेचर ने बनाया है और कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, ये जब तक इंडिया के लोग साइंस को और ह्यूमैनिटी को नहीं समझेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम क्रॉनिक रहेगा। मेरे ख्याल से संदीप इंगले जी, आपका जो सवाल जाति को लेकर था, एपीआई किस तरह सोचती है, तो सर ने मेरे ख्याल से काफी डिटेल में उसका आंसर अभी भी दिया है, तो उसमें आपका क्वेश्चन जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सर, इसी को हमारे दर्शक भी सवाल काफी पूछ रहे हैं, काफी एक्टिवली शेयर कर रहे हैं, उनको हम थैंक्स कहेंगे। सर, ये पूछ रहे कि राज्यसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में 3 श्रम विधेयक को मंजूरी दी गई है, तो ये विधेयकों का क्या असर पड़ेगा श्रमिकों के ऊपर? नहीं, उसको थोड़ा सा डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट देखना पड़ेगा, लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस में ये जो बिल्स थे, ये बिल्स पे काफ़ी कुछ जो है वो वेटिंग ऑफ लॉ हुआ है, काफ़ी ओपिनियंस बुलाए गए थे लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, और पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा से जो है, ये 2014 से ही चल रहा है, तो 2014 से जो है इस पर काफ़ी लेबर यूनियंस ने, लेबर एसोसिएशंस ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या इंडिविजुअल्स ने इस पर व्यू दिए हैं, और उसके बाद ही वेटिंग ऑफ लॉ होकर ही ये बिल्स को लाया गया है। अब संसद में विपक्ष एब्सेंट रहा, उसने इसको सेक्शन बाय सेक्शन देखना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टीज़ ने भी अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें प्ले नहीं किया है। क्यों हर बार आप वॉकआउट क्यों करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। आपको भेजा क्यों है, वॉकआउट करने के लिए कि भेजा है, या सिट इन करके लॉ को पास करने के लिए भेजा है? तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टीज को भी हर बार वॉकआउट कर देना जो है वो सूट नहीं करता है, तो हर बार रूलिंग पार्टी को ही गलत साबित करना जरूरी नहीं है। और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर मेजोरिटी है, और मेजोरिटी अगर है तो लॉ पास हो सकता है, तो लीगल पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में गलत नहीं है, पर डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में यहाँ पर एरर हुआ है। लेकिन ये रूलिंग पार्टी का जो है वो
इसमें गलती नहीं, अपोजिशन पार्टीज की गलती है कि यू शुड नॉट वॉक आउट ऑफ द पार्लियामेंट ईच एंड एवरी टाइम. यू शुड सिट इन, अप्लाई योर हेड सेक्शन बाय सेक्शन, clause by clause, and should suggest the amendments and debate, and should not allow the ruling party to pass a defective law. ओके, रामू एफके जी या फिर बाकी काफी लोगों ने बिहार इलेक्शन को लेकर सवाल किया है. तो इस वीडियो के शुरुआत में ही सर ने बिहार इलेक्शन को लेकर या बाकी राज्यों में हो रहे उपचुनाव को लेकर काफी डिटेल में बताया है. जैसे वीडियो अपलोड हो जाती है आप शुरुआत में ही उसको सुन सकते हैं. मैं वो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना चाहूंगा. बिहार इलेक्शन में एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा एपीआई का, बस एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा. उसके बाद बिहार में ये जितने अलायंस वलायंस बने, ये बुद्धू लोगों के अलायंस है. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, ये जो 2-4 अलायंस बने ये बुद्धू लोगों के अलायंस है, जो भी उनके नाम हो, और ये बुद्धू नेता लोग उसमें है. तो एपीआई जब जाएगी तो बिहार में धीरे धीरे हम नीति पढ़ाएंगे, क्योंकि बिहार एक बहुत बैकवर्ड स्टेट है. उसके टिपिकल जो है वो कारण है. तो वो नीतीश गवर्नमेंट 15 साल में फेलियर हो चुके हैं, और बाकी लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, उनके पास नीति नहीं है. तो जब बिहार में एपीआई सीरियस आगे जाएगी स्टेप बाय स्टेप, तो उस पर हम अब एजुकेट करेंगे और उसका सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे बिहार को. हाँ, मैं हमारे दर्शकों से विनती करना चाहूंगा कि वो कुछ इंटरनेशनल इशू पर सवाल करें, इकोनॉमिक्स के ऊपर सवाल करें, पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल करें, अच्छे सवाल करें जो एकदम रिलेवेंट हो, आपके जीवन के साथ जुड़े हुए, जिससे आपका जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, उस तरह से के सवाल किए. सर, अभी भारत में देखा जा रहा है कि यौन शोषण, बलात्कार या जातिगत उत्पीड़न की जो जड़ें है वो मानसिकता में पाई जाती है. तो हर परिवार को अपने लड़के लड़कियों को किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए कि इस तरह से ये सोच जो है वो बचपन से ही मिट जाए, या जाति और धर्म की. तो जाति और धर्म का आप विज्ञान को समझिए. सबसे पहली बात, विज्ञान को आप समझ जाएंगे, विज्ञान को पढ़ेंगे, विज्ञान को समझेंगे, तो आपको मानवता भी समझ में आ जाएगी. देखिए, यूरोप के अंदर में जो एरा ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट बोला जाता है, वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ साथ में हुआ है. तो साइंस इसका आंसर है, साइंस इसको आंसर देता है. हम कौन है, हम ये कॉस्मोस में कौन है, ये सृष्टि कैसी बनी, हम धरती पे कैसे, हमारा जन्म कैसा हुआ, हमारा लाइफ का क्रिएशन कैसा हुआ, ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, मोक्ष है या नहीं, निर्वाण है या नहीं, इसका सारा चीजों का आंसर जो है वो साइंस में है. साइंस समझ जाएंगे जिस दिन आप, उस दिन ये सब चीज आसान हो जाएगी. ये पागलपन यूरोप में क्यों नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं, वो लोग साइंस को समझते हैं, इसलिए जो ये पागलपन नहीं है. हम लोग जाति और धर्म को और उससे जुड़ी हुई जो संस्कृति है उसको ज्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए हम ही खुद उसमें फंसते हैं. फिर हम बोलते हैं उसके शिकार है. जैसे मैंने कहा कि भाई, जो अभी मैंने सिंपल उदाहरण दिया कि अगर 2 जनरेशन में रिजर्वेशन आकर ऑफिसर बन गए, उसके लड़के ने क्यों जो है वो SC ST का जो है वो जॉब में अप्लाई करना चाहिए? क्यों वो खुद नहीं कह सकते कि नहीं भाई मैं इतना एजुकेटेड हो गए तो अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे? या क्यों उन्होंने सोचना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं मैं एक मैनेजमेंट के अंदर में या CEO तक के जो भी जाना है उसमें जा सकता हूं? या अगर किसी SC ST को इलेक्शन लड़ना है तो वो क्यों सोचता है कि मैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही लड़ूंगा? क्यों वो नहीं सोचता है कि जब मुझे अच्छी पढ़ाई है, मैं अच्छा व्यक्ति हूं, अच्छा काम करना चाहता हूं, तो मैं कोई भी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी लड़ सकता हूं? तो जाति को तो आप भी पकड़ के रखना चाहते हैं ना, आपको भी जाति में बेनिफिट है ना आरक्षण और वोट का, तो उसके वजह से जाति पकड़ के आप भी रखेंगे, और जो जनरल वाले वो धर्म के लिए और अपनी सुप्रीमेसी के लिए पकड़ के रखेंगे. तो भारत में इस तरह से जाति कभी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. जाति के प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए मेरा नजरिया बहुत अलग है. हो सकता है किसी दिन मैं इस पर डिटेल में बोलूंगा, लेकिन अभी इतना ही कहूंगा कि साइंस को पढ़ो, साइंस को समझो. साइंस सब कुछ है पूरे कॉस्मोस में, सब साइंटिफिक लॉज है, उसी से चल रही है दुनिया, बाकी कुछ नहीं है. कोई ईश्वर, आत्मा और धर्म नहीं है, किसी भी तरह का हो चाहे वो. सर, सुनील मेघवाल सर का सवाल था कि सर अभी जो नई पार्लियामेंट बन रही है, तो आपने जो बिल दिया था और MLA MP बढ़ाने की बात की थी, उसका कुछ असर पड़ रहा है? नहीं, मेरे वजह से ही भारत में 900 MP होने वाले हैं अभी. और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो रहा है, आपने तो मुझे भेजा ही नहीं फोटो, उसका काम चालू होगा तो भेजना, क्योंकि मुझे तो दिल्ली आने में समय है सुनील. तो जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, तो उम्मीद 2 साल में वो बन के तैयार हो जाएगा. और जो 545 MP है लोकसभा में, वो 900 MP होने की उम्मीद है, पर वो शायद वो 2029 तक होंगे. और वो केवल नया पार्लियामेंट नहीं बन रहा है, बड़ा पार्लियामेंट बन रहा है, ये 900 मेंबर पार्लियामेंट्स को एकोमोडेट करने के लिए. तो जब मैंने जो 10 बिल दिए, उसमें मैंने लोकसभा में 1,500 MP होना चाहिए कैलकुलेशन करके दिया, और लगभग 675 MP राज्यसभा में होना चाहिए, मेरे बिल का कैलकुलेशन था. उसी के बाद जो है मोदी गवर्नमेंट ने ये जो है वो डिसीजन लिया कि उनको समझ गया कि आदमी छोड़ेगा नहीं हमको जो है वो. तो और मैं कह रहा हूं मेरे प्राइवेट मेंबर बिल आ रहे हैं और फिर मैं भी आ ही रहा हूं आगे में, तो इसलिए उन्होंने समझदारी ली
और इसकी शुरुआत की। अच्छी बात है, भारत में एमपीज बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी 25 लाख पर एक एमपी हो गया, 3.5 लाख पर एक एमएलए है। ये प्रोपोर्शन ठीक नहीं है। ब्रिटेन में देखिए 1 लाख पर एक एमपी है, अमेरिका में 7,20,000 पर एक एमपी है, क्यूबा में 20,000 पर एक एमपी है। तो भारत में ये जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है। अभी जर्मनी लीजिए, 709 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वहाँ पर, जो हमारे लोकसभा जैसा जो है। हमारे यहाँ केवल 545 है। भारत की आबादी के बाद में सेकंड चाइना की और थर्ड अमेरिका की आबादी है। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है, बाकी सारी कंट्रीज उससे कम है पॉपुलेशन में। वहाँ पॉपुलेशन कम होकर एमपीज ज़्यादा है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होकर एमपीज कम है। तो अच्छे लोग चुनकर कैसे जाएंगे? और जो चुन के जाता है उसको मालूम ही नहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, वो लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो वो सोल्यूशन क्या लाएगा? तो नया पार्लियामेंट बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी 900 नहीं, अभी भी मैं मोदी गवर्नमेंट को कर रहा हूँ कि 1,500 कर लो, नहीं तो मैं पार्लियामेंट आऊँगा तो ये लॉ पास कराऊंगा 1,500 एमपीज का जो है। तो इसलिए वो पार्लियामेंट फिर बाद में नया ना और बनाना पड़े या फिर उसको एक्सपांड ना करना पड़े, इसलिए मोदी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ अभी 1,500 एमपीज का पार्लियामेंट बनाओ सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के अंदर में, क्योंकि मैं आ रहा हूँ 2024 में आपके पास में। सर विनय विनय सर उड़ीसा से पूछ रहे हैं, जय विज्ञान सर। जय विज्ञान। व्हाट आर द सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स which are essential for sustainable development of your country? See, second and generation, third generation of rights, what we say, the first generation, second generation, and the third generation of fundamental rights. Even first generation of rights, just like I would say right to information, right to privacy. These are the first generation of civil and political rights, which were not in our constitution, but now they are there due to the laws, various laws, and the interpretation of the Supreme Court. Second generation of rights are, economic rights, social rights, and cultural rights. If you ask me, economic rights and social rights, I can say right to social security, right to, have a livelihood, right to shelter, right to food. These are all, second generation of economic rights and social rights, which are not there again in our constitution or any law passed by the parliament. Then the third, of course, parliament deals with all these things in some specific laws, just like the Manrega law, which gives you some 100 days of employment, but that is not sufficient. The second generation of rights for, employment, livelihood, health, housing, and social security, and education also, they are much advanced. The third generation rights are collective rights. Exclusively speaking, there are, 2 or 3 type of, collective rights. One is the collective right of environment. Right to environment is a collective right. As you know, sustainable development goals, they deal much with a sustainable development for the future generation and the planet. So the right to environment, the right to development, these are all collective rights of the people, all the people. And then there are exclusively the rights of indigenous people. They are also collective rights of the indigenous people. मेरे ख्याल से ललित बुद्धा जी, आपके सवालों का जवाब सर ने पहले ही किसी के सवाल में दे दिया है, तो मैं उसको आपका सवाल रिपीट नहीं करना चाहूंगा। सर पीसी नागर सर का सवाल था कि आपने कहा है कि भारत में समस्या जो है शिक्षा से दूर की जा सकती है, तो आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार का एजुकेशन देना चाहिए? नहीं, केवल शिक्षा से नहीं होगा, 4 बदलाव लाने पड़ेंगे, बड़े बदलाव। शिक्षा में पूर्णतः बदलाव, अर्थव्यवस्था में पूर्णतः बदलाव, चुनावी व्यवस्था में पूर्णतः बदलाव और न्याय व्यवस्था में पूर्णतः बदलाव। ये 4 बड़े बदलाव भारत में लाने पड़ेंगे, जिसमें भारत के संविधान को पॉजिटिव वे में अमेंड करने की जरूरत है। यानी आप मुझे पूछेंगे तो हमारा संविधान को हर आर्टिकल में लगभग जो है वो अमेंडमेंट होगा पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में, और उसके आधार पे लॉज, इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज बनेगी, तब जाकर भारत में पूरी तरह बदलाव आएगा। और इसके साथ में आपने पूछा कि एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए, मैं कह रहा हूं साइंस और मानवता, ये एजुकेशन का बेस होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका बेस होना चाहिए, और फिर उसके आधार पे सब लैंग्वेज, नॉलेज जो भी पढ़ाना है वो पढ़ाना चाहिए, पर ये उसका बेस होना चाहिए। तब जाके साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होगा, तब जाके भारत में वैज्ञानिक क्रांति आएगी। भारत में राजनीतिक बदलाव हुआ है, लेकिन धार्मिक बदलाव थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो है वो क्रांति नहीं आई। यूरोप का यदि आप इतिहास देखेंगे, या चीन जो अभी डेवलप हो रहा है वो आप देखेंगे, आज देखिए ना आप, चाइना सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च चाइना में हो रहा है। सेकंड नंबर का बजट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चाइना में है। चाइना खुद जो है वो टेक्नोलॉजीज को बना रहा है। इवन अमेरिका जैसे कंट्री को
ये जो है डेली का टेंशन है कि भाई चाइना हमको सरपास कर जाएगा 10-15 साल में। वो क्यों हुआ? अगर आप चाइनीज सिविलाइजेशन और सोसाइटी की अगर आप इतिहास में जाओगे, अगर एंशिएंट पीरियड से जाओगे अगर आप, तो चाइना एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसने धर्म को कभी ज्यादा महत्व नहीं दिया। वो जो है हरदम नेचर को मानता रहा और कन्फ्यूसिज्म प्रिंसिपल को मानता रहा। ये और फिर बाद में अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आई, उन्होंने बदलाव लाया। ऑफ कोर्स कम्युनिज्म को हमको मानने की जरूरत नहीं, उसमें भी डिफेक्ट्स है। मैं जस्ट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। और इसके वजह से आप देखिए चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है और अमेरिका को जो है वो 10-15 सालों में पीछे छोड़ने की तैयारी है चाइना की अभी जो है वो। तो आप जब तक साइंस को और टेक्नोलॉजी को और मानवता को बेस नहीं बनाएंगे अपने एजुकेशन सिस्टम को, तब तक भारत में ये आपका डेवलपमेंट नहीं होगा जिस तरह का होना है। अच्छा सर, आपने एमपी का चुनाव लड़ने के लिए घोषणा की है, तो कुछ साथी हमारे जो प्रकाश बिल जी है वो बोलते हैं कि राजस्थान से हमारे बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से सर चुनाव लड़िए, हम साथ में आए आपके। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर देखेंगे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे है क्या है, और आप लोगों की समझदारी रही, आप लोगों का प्यार रहा तो जरूर डिसाइड करेंगे। अगर अच्छी तैयार हो सकती है तो मैं खुद लड़ूंगा या आईपीआई का कोई व्यक्ति और लड़ेगा, मैं मेरे साथ वो भी जीत के जाए पार्लियामेंट में तो एक ही बात है। अभी हमारे कुछ साथी लोग जो है आपको नेशनल मीडिया में भी देखना चाहते हैं, तो सर मीडिया को लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी किया था। तो सवाल ऐसा है कि मीडिया अगर कहा जाता है बाकी फील्ड में इस बार बार कि अगर मीडिया सच दिखाना शुरू कर दे तो बीजेपी की सारी पॉलिसी की इसी तरह के पोल खुल जाएगी और जनमत जो है उसके विरोध में चला जाएगा। तो ये किस तरह का पैसे का मैनेजमेंट मीडिया के साथ चल रहा है? तो इसलिए तो वो सारे जो मीडिया है उसको खरीद लिया है उन्होंने, और खरीद के जो है वो देखे ना एक ही तरह का एजेंडा चलाते रहते दिन भर जो है। अगर आप एनडीटीवी को छोड़ देंगे और इंडिया टुडे जो इंग्लिश चैनल है उसको यदि आप छोड़ दे, एनडीटीवी हिंदी इंग्लिश दोनों और इंडिया टुडे इंग्लिश जो है, जो सर राजदीप सरदेसाई जिसको कंडक्ट करते हैं, और इधर हिंदी में ये करते हैं अमिश करते हैं और जो भी है, तो नहीं क्या वो जिनको मेगासे से अवार्ड मिला है रविश कुमार जी करते हैं वो जो है। तो बाकी मीडिया तो एक जैसा एजेंडा चलाती है, उसको बात करना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी पे, पॉलिसीज पे, रियल इश्यूज पे, वो ना करते हुए जो है अभी वो कंगना रनावत को दिखाती है, सुशांत सिंह को दिखाती है। अब देखिए 6 महीना वही लगभग 4-5 महीना दिखाने के बाद सीबीआई इस कंक्लूजन पे आए कि वो मर्डर है ही नहीं है, वो जो है वो सुसाइड है, जबकि बॉम्बे पुलिस भी वही कह रही थी, सीबीआई भी उसी कंक्लूजन पे आई। इसमें मीडिया ने जो है वो 4 महीना जो है वो बर्बाद कर दिया। वो जानबूझ के जो है अभी विश्व युद्ध जो है वॉर आपके टेलीविजन पे हो रहा है, चाइना को आपके टेलीविजन पे ही सबक सिखाया जा रहा है, जबकि जो है यानी चाइना से लड़ाई आप टेलीविजन पे ही जीत रहे हो, चाइना और पाकिस्तान को। तीसरा विश्व युद्ध भी टेलीविजन पे ही हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मीडिया है ये मीडिया नहीं है, ये आरएसएस बीजेपी द्वारा खरीदे हुए एजेंट्स है आपके माइंड को बदलने के लिए। और जहां तक आपने मुझे कहा कि मैं नेशनल मीडिया पे आऊं, तो आज नहीं कल मैं जरूर आ जाऊंगा। वैसे फिलहाल में अभी वो मुझसे डरते हैं, उनमें किसी की कैपेसिटी नहीं मुझसे डिटेल में बात करने की, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। और उनको मालूम है कि अगर मानकर साहब नेशनल टेलीविजन पे आए तो पूरा पर्सपेक्टिव इंडिया का जो है वो चेंज होगा। Therefore they are afraid of me, but today or tomorrow you see I hope that I would be visible to all of you in the national media also. Last time you see a Maharashtra channel, you see ABP Maja, it took you see my views on you see the Maratha reservation, और मराठा रिजर्वेशन पे उन्होंने मेरा व्यू लिया और मैंने उसको बताया कि हम मराठा रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं और एपीआई जो है उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि सोशली और एजुकेशनली वो बैकवर्ड है। गायकवाड़ कमीशन के अनुसार जो है ऑफकोर्स उसमें और मेथोडोलॉजी को देखा जाना चाहिए था, पर वो बैकवर्ड्स है और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उस पर मराठी चैनल ने एक मेरा पिछले वक्त में व्यू लिया है। Sooner or later they will be compelled to take my views. Wait for some time. पर आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, एपीआई को बड़ा बनाना पड़ेगा, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। आपको एपीआई ज्वाइन करना है और केवल ज्वाइन नहीं करना, इलेक्शन लड़ना है। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते हो तो आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, एपीआई का टाइम वेस्ट कर रहे हो। उससे कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। आप जब तक अपने आप को नहीं सुधारेंगे कोई बदलाव नहीं आएगा। देश में ये काम करना है, पार्लियामेंट जाना है, असेंबली जाना है, अदरवाइज कोई नहीं बदल सकता आपके जीवन को। सर अविनाश गाजरी जी का सवाल था पार्टी को लेकर, अगर आप किसी पार्टी में इस तरह का अगर नाम रहेगा तो कुछ लोग नेचुरल अट्रैक्शन में नहीं आएंगे, तो सर आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, पार्टी के नाम को या उसके काम को? नहीं, उसकी नीति और काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता नाम कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम तो कुछ रखना पड़ता है इसलिए रख दिया है, पर मैं नहीं लगता। और अम्बेडकराइट तो एक प्रोग्रेसिव नाम है ना, एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, ये कोई रिग्रेसिव आइडिया नहीं है और ये कोई कास्ट कम्युनिटी वाली आइडिया नहीं है। अम्बेडकराइट जो है
अब किसी को नाम रखना है तो नाम रखना पड़ता है, तो नाम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी तो क्या वो पूरे भारत की जनता की पार्टी है? क्या भारत के लोगों के लिए काम करती है या अंबानी अडानी के लिए काम करती है? नाम में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, नीति में इंपॉर्टेंस है, नेता में इंपॉर्टेंस है और पार्टी की सीरियसनेस में इंपॉर्टेंस है। सर अभी एपीआई की बात ही निकली है तो ये हम जानना चाहते हैं कि एपीआई जैसी पार्टी बनाने के पीछे आपका क्या मकसद है? नहीं, एपीआई बनाने के पीछे बिल्कुल क्लियर है कि ये भारत के लोगों की पार्टी है, ये विज्ञान और मानवता पर आधारित पार्टी है, इसको अखिल भारतीय स्तर की पार्टी डेवलप करना है और देश में 2 4 5 अच्छी अल्टरनेटिव पार्टीज राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी को वो अल्टरनेटिव पार्टी देना है देश के लोगों को, ताकि मोदवेड़ची गोंडवाना बन सके, भारत के लोगों का उद्धार हो, कल्याण हो, गरीबी, भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये सब समाप्त हो, लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आए, हम एक मॉडर्न और डेवलप्ड नेशन बने और ग्रेट गोंडवाना की निर्मित हो, जो मोदवेड़ची गोंडवाना भी मैं कहता हूं। उसके लिए एपीआई बनाई गई, किसी की तारीफ करने के लिए, किसी की वाई करने के लिए, किसी धर्म को एडवोकेट करने के लिए, किसी जाति की मक्तेदारी के लिए एपीआई नहीं बनी है। एपीआई इन कारणों के वजह से बनाई गई है। अच्छा सर, अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे चाइना और अमेरिका का जो टेंशन चल रहा है इन सारे सिनेरियो में बार बार देखने को मिल रहा है, तो ये सारी घटनाक्रम की तरफ आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो कंपटीशन बेसिकली चाइना और अमेरिका का है, उसमें इंडिया खींचा जा रहा है और अमेरिका उसको अपना अलाई बनाने के पीछे लगा हुआ है। शायद इस महीने में एक हम लोग टीटी भी शायद अमेरिका के साथ साइन करेंगे, ये शायद 24-25 तारीख के बाद में। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो आ रहे हैं, पॉम्पियो जो है वो, और जो है उसमें वर्चुअली इंडिया एक तरह से अलाई बनने की तरफ जा रहा है अमेरिका का, क्योंकि उसके लिए जो डेटा, जो प्रिसाइज डेटा और जीपीएस का यूज लगता है, उससे रिलेटेड ये ट्रीटी रहेगी और उसको हम साइन कर रहे हैं, जिससे और हर तरह के जीपीएस पोजीशनिंग का। और चाइना से जो अमेरिका का कंपटीशन है, क्योंकि देखिए यदि आप डिफेंस डिपार्टमेंट की अगर यूएस कांग्रेस को दी हुई जो लेटेस्ट रिपोर्ट है सितंबर महीने की, और उससे रिलेटेड जो ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट यदि आप देखते हैं, तो अमेरिका खुद ही ये कॉन्फेस कर रहा है कि चाइनीज नेवी अमेरिका से बड़ी हो गई है। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में चाइना सबसे ज्यादा आगे जा रहा है। चाइना इन्फॉर्माइज्ड वॉरफेयर से इंटेलिजाइज्ड वॉरफेयर के तरफ में जो है वो जा रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, कंप्यूटिंग, ये जो कंसेप्ट आ रहे हैं जहां मशीन लड़ेगी, इंसान नहीं लड़ेगा, उसमें चाइना आगे जा रहा है। या एरोस्पेस जो है वो टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये तमाम चीज़ों में चाइना जो है वो आगे जा रहा है और ये बात खुद डिफेंस डिपार्टमेंट बोल रहा है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि यदि ताइवान को लेके भी अगर चाइना के साथ अमेरिका की लड़ाई हो जाए तो खुद अमेरिका को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चाइना को डिफीट कर सकता है पूरी तरह, और उसकी जो कॉस्ट अमेरिका को चुकानी पड़ेगी वो वियतनाम वॉर और इराक वॉर से, अफगानिस्तान वॉर से कितने गुना ज्यादा रहेगी, उसका खुद उनको अंदेशा नहीं है। और इसलिए वो इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को और जापान को लेके क्वाड बना के एशिया पैसिफिक पॉलिसी से चाइना को घेरने में लगा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि बेसिकली ये चाइना और अमेरिका का वन अपमैनशिप का और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि चाइना का नया वर्ल्ड ऑर्डर जो जी जिनपिंग बोल रहे हैं उसका विजन अलग है, अमेरिका जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है उसका विजन अलग है। इसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पर्टिकुलरली अमेरिका के नेतृत्व में, उसको यह डर है कि उनकी जो सुप्रीमेसी रही है वेस्टफालिया ट्रीटी के बाद 1648, जिसको वेस्टफालिया ट्रीटी बोलते हैं, उसके बाद से जो उनकी सुप्रीमेसी रही है वो शायद कम हो जाएगी और ग्लोबलाइजेशन के बाद, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस के बाद, और इसलिए वो चीन को डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं आने देना चाहते। जो चाइना अभी 2030 के आगे इकोनॉमी में अमेरिका को सरपास करेगा और 35 के बाद प्योरली मॉडर्नाइज मिलिट्री हो जाएगी चाइना की, और 49 तक जो 100 साल चाइना के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसको जो है उस समय वर्ल्ड क्लास मिलिट्री है, तो इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर चाइना बनने की तैयारी कर रहा है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड से आगे जाकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की उनकी सोच है, वो अमेरिका को सूट नहीं कर रही। इंडिया जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट पर्टिकुलरली जो है वो इस्लामिक कंट्रीज और जो कंट्रीज रिलीजन को नहीं मानती उनके अगेंस्ट में उनका जो है हिंदुत्व का एजेंडा है, इसलिए वो अमेरिका के साथ में इसमें खींचे जा रहे हैं। और ऑफकोर्स जो अमेरिकन इलेक्शन है, तो ट्रंप का ये कोशिश है कि इलेक्शन जीतने के लिए चाइना ट्विस्ट जो है वो किया जाए, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई अगर एशियन सेंचुरी बनाना है
जो दुनिया की 60% आबादी एशिया में रहती है। तो इंडिया को चाइना के साथ मिलके जो है कॉपरेशन करके जो है काम करना चाहिए। अमेरिका से भी मदद ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर चाइना से एनमिटी करके नहीं जाना चाहिए। और धीरे धीरे जो है अपना जो है सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में जाके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF और हर जगह एक लीडिंग रोल, G20 वगैरह में लीडिंग रोल प्ले करके मल्टीपोलर ऑर्डर बने, जिसमें इंडिया और चाइना दो एक मेजर पावर्स रहे, अमेरिका भी पावर रहेगा, तो मैं समझता हूँ दुनिया ज़्यादा अच्छी होगी। अदरवाइज जो एशियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ वॉर के चांसेस ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, जो एशिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। हमारे साथी लोग जो है उस पे बनाना चाहते हैं, तो जब वो अभी भी साइंस को समझना ही नहीं चाहते हैं, तो अब नोबेल प्राइज तो मिलता है मान लीजिए मेडिसिन के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो कहाँ से आपको मिलेगा? हाँ, एक आध बार पीस प्राइज मिल सकता है, पर उसके लिए भी आपको पीस लाइक कुछ काम करना पड़ेगा। तो भारत के अंदर में धर्म को और जाति को, संस्कृति को ही आप मान रहे, और हमारे मोदी जी कहने लगे आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया जीरो जो है। अरे भाई, जीरो तो 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों को मालूम था, 2000 साल पहले एलमैक के लोगों को मालूम था, उन्होंने डेसिमल सिस्टम किया। आप ये मानने के लिए क्यों अभी भी आपको ये नहीं मालूम कि स्क्रिप्ट सुमेर में डेवलप हुई, मेडिकल साइंसेज जो है वो इजिप्ट के अंदर में डेवलप हुआ। आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, अच्छी बात है, पर अलेक्जेंड्रिया में भी बहुत बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी आपको नहीं मालूम। साइंस का सबसे बड़ा, जिसको नेचुरल फिलोसॉफी बोला जाता है, उसका पहला इन्वेंशन सिस्टमेटिक ग्रीक के अंदर हुआ। वो हमारे भारत के वैदिक कल्चर और ये जो बाकी बुद्धिज्म, जैनिज्म के पहले जो है ग्रीक कल्चर के अंदर में जो है, ऑफकोर्स वैदिक पीरियड के बाद ग्रीक में 7th सेंचुरी से हुआ है, थेल्स से, लेकिन वहां से जो है साइंटिफिक इन्वेंशन की शुरुआत हुई है। चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो धर्म को नहीं माना। पहली सिविल सर्विसेज जो है वो 3rd BC के अंदर चाइना के अंदर में डेवलप हुई, ये हमें नहीं मालूम। हम ये मानने के लिए अभी तक हमको नहीं मालूम कि आदिवासियों की जो सभ्यता है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में थी, प्यूर्टो रिको के अंदर में थी, या अमेरिका कनाडा के अंदर थी, या भारत के अंदर थी, उन्होंने एलिमेंट्री जो है वो नेचर की बातों को समझ के बहुत सारे खोज आज से 30-40 हज़ार साल पहले किए हैं। वो हम तो वेदों का गुणगान कर रहे हैं, जो वेदों में साइंस है ही नहीं है, मैथमेटिक्स है ही नहीं है, कहीं कोई नॉलेज है ही नहीं। अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, जिसमें जो है वो डिप्लोमेसी के क्रूड जो है वो प्रिंसिपल्स है। तो फिर जब आप गलत बातों पर ही अपना जो कह रहे कि हमारे हिंदुत्व से सब हो जाएगा, तो कहाँ से आएगा? तो आपको साइंस को ढूंढना पड़ेगा। रिलेटिविटी आपने नहीं ढूंढी, एम थेरी, स्ट्रिंग थेरी जो है, क्वांटम लूप ग्रेविटी थेरी आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको थेरी ऑफ एवरीथिंग के ऊपर आपका रिसर्च नहीं है। तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट का रेशो बहुत कम है, महिलाओं का उसमें और भी कम है। तो आप जो है अब DRDO में भी, अगर आप इसरो में भी स्पेस शटल छोड़ रहे हैं, तो वहाँ भी नारियल फोड़ रहे हैं। आप राफेल बुला रहे हैं, आप राफेल नहीं बना सकते, उधर से ला रहे हैं, उसको भी नींबू फोड़ रहे हैं। तो जब ये आप काम करेंगे तो आपको नोबेल कहाँ से मिलेगा साइंस में? तो आपको खुद सोचना चाहिए साइंस के लोगों को। ऐसा नहीं कि नहीं थे, CV रमन थे, चंद्रशेखर थे, ऐसा नहीं थे, पर साइंटिफिक थिंकिंग होगा तो साइंस में आप इन्वेंशन करेंगे, रिसर्च करेंगे तो नोबेल मिलेगा। अदरवाइज तो ग्लोबल है, फिर लोकल है, बी वोकल अबाउट लोकल, उसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। आत्मनिर्भर भारत। सर, ये आत्मनिर्भर भारत में बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जन विरोधी हो रही है, किसान विरोधी या श्रमिक विरोधी, देश विरोधी, इस तरह की जो नीतियां बार बार बन रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसका जवाब लोगों ने कैसे देना चाहिए बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को जवाब देना तो मैं सब तरह से जवाब देंगे, पर क्या करेंगे? भोंदू लोगों की पार्टी है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्ता के लिए जो है वो शर्म नहीं रहती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका, तो इनको इलेक्शन में हराना ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। तो मैं कहूँगा कि उस पर जो है लोगों ने ध्यान देना चाहिए, और API जैसी पार्टीज को आप सपोर्ट करके कुछ जिताने का प्रयास करें, नहीं तो सारी एनर्जी बीजेपी को हराने में नेगेटिव वोट करेंगे, API को वोट ही नहीं करोगे तो API आगे जाएगी नहीं, तो फिर कांग्रेस पहुंच जाएगी या कोई और पार्टी पहुंचेगी, उनको भी ये काम आता नहीं है। तो आपका सही काम शुरू नहीं होगा इंडिया में सही काम शुरू करना है तो बीजेपी हारना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है API का जीतना। तो इस पर आपको सीरियसली सोचना चाहिए। अभी आप मुझसे फेसबुक लाइव करते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो आप API ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं? आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहते? तो ये सवाल मेरा आपसे है, मित्रों से, फेसबुक के मित्रों से, मेरे फॉलोअर्स से ये सवाल है कि 56,000 लोगों ने पिछला फेसबुक लाइव देखा, हो सकता है ये फेसबुक लाइव 1 लाख लोग देख ले, लेकिन 1 लाख लोगों में से 10,000 लोग API ज्वाइन करें और इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। मैं आपको टिकट दे रहा हूँ, आपको कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे साथ चलिए, आप पार्लियामेंट चलिए, असेंबली जाइए, फिर देखिए क्या मज़ा आता है।
बीजेपी, कांग्रेस हो या कोई भी और, इनको डांस करा देंगे हम इंडिया के अंदर में। यानी सही जगह बटन दबाने की जरूरत है। या कोर्ट पे बटन दबाना जिस दिन सीखेंगे आप, तो आपको सोल्यूशन आएगा। अच्छा सर, ये देखा जा रहा है बीजेपी या गवर्नमेंट के कार्यकाल में 2014 से कि जो असहमत है बीजेपी के गवर्नमेंट के पॉलिसी से, उसको काफी तरीकों से परेशान किया जा रहा है। और अभी तो यूएपीए या एनएसए जैसा कानून तो एकदम इजीली यूज कर रहे जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या सोचते हैं आप? नहीं, ये गलत है। देखिए, मेरा क्लियर मानना है कि सरकारों का काम भेदभाव करना नहीं है, सरकारों का काम अन्याय करना नहीं है। अगर आप न्याय नहीं कर सकते, अगर आप विकास नहीं कर सकते, तो कम से कम भेदभाव और अन्याय नहीं करना चाहिए सरकारों ने। सरकारें जो है रूल ऑफ लॉ से चलनी चाहिए, कानून के राज से चलनी चाहिए, कानून के द्वारा राज नहीं करना चाहिए, रूल बाय लॉ नहीं करना चाहिए। तो यूपीपीए और जो एनएसए एक्ट का मिसयूज योगी गवर्नमेंट कर रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है, वो गलत है, कंडेम में उसको करते हैं। और इसका जुडिशियल रेमेडी लेना चाहिए लोगों ने, जिनके ऊपर भी गलत ढंग से लगाया। और जैसे आप जुडिशियल रेमेडी में इसको फ्री हुए, तो क्रिमिनल डिफेमेशन डालिए, आप क्रिमिनल डिफेमेशन डालिए। और वो ऑफिसर्स जिन्होंने गलत लॉ लगाया है, और स्टेट गवर्नमेंट से आप जो है 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ का जो है वो कंपनसेशन मांगिए। और जिन ऑफिसर्स ने गलत ढंग से जो लॉ लगाया, उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल सूट को फाइल कीजिए। जिस दिन आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कॉम्पनसेशन जो है वो फाइल करने लग जाएंगे क्रिमिनल डिफेमेशन के, तब जाके जो है वो ये ठीक होगा। अच्छा सर, अभी हम अपने इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में हैं। कुछ अगर रिलेवेंट सवाल आते हैं तो हम जरूर लेंगे। सर, आपका जो कॉस्मो ह्यूमनिज्म का इन्वेंशन है, उसमें विज्ञान, प्रकृति और अंतरिक्ष का इतने सारे संशोधनों में कहीं धर्म और जाति का अस्तित्व मिलता है? नहीं, मेरे पढ़ाई में जितना मैंने साइंस को पढ़ा है, साइंस जहाँ तक आया है, अभी देखिए हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं। और रिलेटिविटी पे, ग्रेविटी के बाद रिलेटिविटी, और रिलेटिविटी के बाद में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तक जो है वो साइंस आया हुआ है। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो गॉड और सोल और लिबरेशन का, कहीं पर जो धर्म का जो है अस्तित्व जो है साइंस के अनुसार जो है कहीं जो है वो प्रूव नहीं होता है। पूरी जो सृष्टि है, जो कॉस्मोस है और जो प्रकृति है, वो मेनी लॉज के ऊपर चलती है। अगर आप मेनी लॉज में कुछ लॉज को मैं लिस्ट करूँ तो लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है, न्यू लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जियोफिजिकल लॉज है, उसके बाद में केमिस्ट्री के लॉज है, उसके बाद में जो है वो आप उसको देखेंगे तो मेंडेलियन लॉज है, उसके बाद में जो है वो इनहेरिटेंस के लॉज है, जेनेटिकल लॉज है, कंप्यूटिंग के लॉज है। तो ये तमाम लॉज से जो है वो दुनिया चलती है, उसके आधार पे ही जो है वो डेवलपमेंट होता है। और जो है कॉस्मोस और नेचर उसी के हिसाब से चलता है। इसमें कहीं रिलीजन का या जो है कल्चर का या लिबरेशन वगैरह का कहीं पर जो है, या कोई और जो थेरीज रिलीजन ने दी है, उसका कहीं साइंटिफिक जो है वो एविडेंस प्रूव नहीं होता है। मेरा ये स्टडी जो है बहुत कंफर्म है, और इसलिए दुनिया को विज्ञान और मानवता की ज़रूरत है। मैं इस कंक्लूजन पर आया हूँ। और कॉस्मो ह्यूमनिज्म में साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स, यानी विज्ञान के साथ सत्य, सत्य के साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी, मानवता और बाकी जो सृष्टि, इसको समझ के हमको आगे जाना है। ये मेरा शोध है और मुझे खुशी है कि मैंने इसको शोध किया, और अब ये बातें धीरे धीरे हम अप्लाई कर रहे हैं। एपीआई का कॉस्मो ह्यूमनिज्म सबसे बड़ा आधार है। अपूर्वा मंडल जी, आपका जो सवाल था वो उसको लेकर सर ने कहीं पहले ही दे दिया है, उसका आंसर दे दिया है। आप जब ये वीडियो अपलोड होंगी तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड सवाल करने से जो बाकी रिलेवेंट क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। हमको भी टाइम बाउंड प्रोग्राम करना होता है। बंगाल में चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से, वेस्ट बंगाल में। सर, मेरा ये एक अंतिम सवाल पूछते हैं सर आपसे। कॉस्मो ह्यूमनिज्म जो है, धर्म, विचारधारा या किसी एक मान्यता को महत्व देता है, या और उसके लिए कोई और चीज है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, कॉस्मो ह्यूमनिज्म मेनी लॉज एंड मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, यानी विज्ञान और ज्ञान को, ज्ञान विज्ञान को और विज्ञान और समाधान को, यही कॉस्मो ह्यूमनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो कॉस्मोस में है, जो नेचर में है, जो ह्यूमन मेड वर्ल्ड में, उसको समझ के क्या बदलाव लाया जा सकता है, यही कॉस्मो ह्यूमनिज्म का आधार है। इसमें धर्म संस्कृति का जो है या फिलॉसफी, आइडियोलॉजी का कहीं कोई जो है वो इसमें प्लेस नहीं है। भले मानव की आइडिया है दिमाग की, वो पूरे वर्ल्ड में प्रिवेल करती है, लेकिन कॉस्मो ह्यूमनिज्म के हिसाब से जो है वो साइंटिफिक नहीं है। कोई अगर रिलेवेंट सवाल हो किसी का बच्चा हो एक हाथ दूसरा तो हम ले सकते हैं। सर, अभी कोई सवाल नहीं है।
थैंक्स। अभी ये प्रोग्राम को हम यही खत्म करते हैं। सर थैंक यू आपका कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि सर का जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम है और जितने जल्दी हो सके हम अरेंज करेंगे सर का, जैसे टाइमिंग मैच होता है। लेकिन आप अपने सवाल जो है वेरियस सब्जेक्ट का स्टडी करके कोई उसमें रिलेवेंट सवाल निकलता है तो जरूर तैयार रखिएगा। नेक्स्ट फेसबुक लाइव में अगर इस बार में कोई सवाल छूट जाता है तो नेक्स्ट फेसबुक लाइव में हम जरूर पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि सर से उसका आंसर लें। और जो भी समस्या है देश में चल रही है, दुनिया में चल रही समस्या के ऊपर सर का समाधान ले, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश के पहले दूसरे नंबर पे सर की लाइब्रेरी है, काफी डिटेल में स्टडी है वेरियस सब्जेक्ट में। और सर उसमें और हर सब्जेक्ट पे सर डिटेल में गाइड करते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है धीमान विजय मानकर सर और आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया, वैसे हमारा ट्विटर अकाउंट जो है एपीआई के नाम से है, वो ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर बनिए, उसको ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कीजिए, लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, क्योंकि ज्यादातर एजुकेशन का पार्ट या सर को कोई भी संदेश देना होता है वो तो ये हमारे तीनों माध्यम से ज्यादातर हम दर्शकों को देते हैं। तो हो सके तो इन तीनों का मेंबर बनिए और लोगों को इनवाइट कीजिए उसको मेंबर बनने के लिए, और एपीआई को ज्यादा से ज्यादा देश और दुनिया में लेके जाइए। इतना कह के हम आज का ये जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम है यही खत्म करते। थैंक्स। आपको धन्यवाद। आप मेरी बात को अगर सुना है, समझा है, अतुल जी ने आपको कहा है कि भाई फेसबुक पेज और ट्विटर को आप ट्रेंड कीजिए, शेयर कीजिए, इसको बड़ा कीजिए। यूट्यूब चैनल्स जो है एपीआई का और एनलाइटेंड इंडिया का, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको आप बढ़ाइए, ताकि मेरे जो व्यूज़ है फेसबुक लाइव के अलावा जो मैं देता हूँ समय समय पर, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। ये आप अतुल जी ने आपको मानवतावादी मीडिया सेंटर की तरफ से आपको संदेश दिया। मेरा ये संदेश है कि कॉस्मो ह्यूमैनिज्म को समझकर, यानी विज्ञान और मानवता को समझकर, सृष्टि, प्रकृति और हमारी जो दुनिया है उसके कई नियम और कई समाधानों को समझकर, अनेक अंगों मग्गों यानी कई मार्गों से जो है वो समाधान आता है। इसके आधार पर जो है आप अपने आप को डेवलप करें, साइंटिफिक थिंकर बनिए, नॉलेज को बिल्डअप कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहा हूँ, और वो पॉलिटिकल पार्टी मैंने इसलिए बनाई है ताकि भारत को एक स्टैंडर्ड पॉलिटिकल पार्टी मिल सके, जो भारत की बेस्ट पार्टी हो, यूनिक पार्टी हो। भारत में अगर बदलाव लाना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, तो लॉ मेकर और पॉलिसी मेकर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप केवल मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ते हैं, मेरा प्यार आप लोगों के साथ है, आप मुझे लाइक करते हैं, मैं आपको लाइक करता हूँ, एंड दिस रिलेशनशिप शुड कंटिन्यू। ये प्यार मोहब्बत का रिलेशन जो है वो और ये जो एजुकेशन और एनलाइटनमेंट का जो मोदवेडची जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू हो। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमको ये बदलाव लाना है तो पार्लियामेंट और असेंबली जाना पड़ेगा, उसके लिए एपीआई को बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं हैं, गवर्नमेंट सर्विस में स्पेसिफिकली जाना नहीं चाह रहे, यदि आप कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस करके या कोई भी ऑक्यूपेशन करके यदि आप अपना आजीविका कमाते हैं, तो आप जो है बगैर टाइम वेस्ट किए अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कीजिए, इसकी जिम्मेदारी लीजिए, स्वयं इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट चले मेरे साथ, असेंबली में चले, दूसरों को इलेक्शन लड़वाएं और एपीआई को जो है पार्लियामेंट पहुंचाएं, ताकि हम ये काम जल्द अब देश में कर सके और मेरा जो नॉलेज है वो जो है उसका यूज़ हो सके। क्योंकि अब मेरे पास केवल 20 साल है जिसमें मैं अच्छा करना चाहता हूँ। 4 इलेक्शंस मेरे पास में है, उसमें मुझे 24 में एंट्री लेना है। आप लोगों के लिए शायद समय शायद बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे मालूम है कि 5 साल का समय बहुत बड़ा होता है डेमोक्रेसी में और इंसान के लाइफ में। यदि 20 साल मुझे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मिलते हैं तो ये बदलाव भारत को अंदर हम बहुत जल्द ला सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि यदि मुझे 20 साल भी 15 से 20 साल भी गवर्नमेंट चलाने का मौका मिले या 10 साल भी मिले, तो हम डिसाइसिवली भारत को मैं चाइना अमेरिका के बराबर ला सकता हूँ ये कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के पॉलिसी से। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा, असेंबलीज जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक सर्विस, पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक वेलफेयर, पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक गुड। तो पॉलिटिक्स को पॉजिटिवली लीजिए। राजनीति और कुछ ना होकर यह मानव कल्याण की नीति है, राजनीति और कुछ ना होकर यह मानव कल्याण की नीति है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी की या बाकी पार्टीज की गलत पॉलिटिक्स को देखकर आप इससे फ्रस्ट्रेट ना हो। देखो, आई वॉज अ क्लास 1 ऑफिसर, अ ग्रुप ए ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना पढ़ लिख के छोड़ के मैं इसलिए ये सब काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत में लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स और ओनर्स बने बगैर भारत में बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए एपीआई को पार्लियामेंट भेजना जरूरी है, एपीआई के लोग असेंबली में जाना जरूरी है। उसके लिए आपको
कॉस्मो ह्यूमैनिज्म को समझकर, ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन को समझकर, और जहाँ जहाँ अप्लीकेबल होता है वहाँ वहाँ उतना अम्बेडकराइट डिस्कोर्स को समझकर ये बदलाव जो है वो देश में लाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आप मेरे साथ एसोसिएट होंगे और केवल हम फेसबुक तक के सीमित ना रहे, आप पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर्स बने, मेंबर्स बने और आगे चल के एमपी और एमएलएस बने, और अगर गवर्नमेंट बनती है तो मिनिस्टर भी बन सकते हैं। वहाँ तक के ये रिलेशनशिप जाए तो मैं समझता हूँ कि मोदवेडची गोंडवाना बनेगा, एनलाइटेंड इंडिया, न्यू इंडिया बनेगा। मैं समझता हूँ वो काम करने की ज़रूरत है और दुनिया को मोदवेडची वर्ल्ड बनाने की ज़रूरत है। मेरे इस संदेश को आप सीरियसली लेंगे। अब थोड़ा कोरोना लॉकडाउन फ्री हुआ है तो धीरे धीरे मैं अभी देश में बाकी स्टेट्स में जाना स्टार्ट करूँगा, आप लोगों के बीच आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये काम हम जल्द से जल्द बड़ा करेंगे। धन्यवाद।